वोंग एक वीक वर्जिन लूजर है जिसके लाइफ में कभी गर्लफ्रेंड तक नहीं बनी, इसीलिए उसकी पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाती है और इग्नोर करती है। लेकिन जैसे ही उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड बोलती है कि वो वोंग को पसंद करती है, सब हेटर्स अचानक आ जाते हैं और उसकी धुलाई कर देते हैं। फिर उसे उठा के एक ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं मरने के लिए। जब वोंग पानी में डूब रहा होता है, उसे लेक के बॉटम में एक ग्लोइंग क्यूब मिलता है। जैसे ही वो क्यूब को छूता है, उससे अनइमेजिनेबल पावर मिल जाती है, जिसकी मदद से वो अपने बुलेट से रिवेंज लेता है और पूरी दुनिया पे राज करता है। लेकिन चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। वांग अपने क्लास के साथ एक हाई स्कूल मिक्सर में होता है। वो जेंगा खेल रहे हैं और अब शन याओ का टर्न है मूव करने का। पर जब उसकी आंखों का सामना वोंग से होता है तो वो थोड़ा फ्लस्टर हो जाती है और गलती से मूव कर देती है। गेम का एक रूल है, जो भी टावर गिराता है उसे अपना एक सीक्रेट बताना पड़ता है। तब सब लोग शन याओ से पूछते हैं कि उसका क्रश कौन है। जब वोंग ये सुनता है वो मुस्कुराने लगता है तो उसके क्लासमेट्स उसे टीज करते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि कोई भी लड़का शन याओ को इतना अच्छा नहीं लग सकता, एक एनपीसी जैसे उसे। लेकिन सबकी हैरानी के लिए, इंक्लूडिंग वोंग, शन याओ एडमिट करती है कि वो सच में उसे पसंद करती है और वो ये क्लियर कर देती है कि वो मजाक नहीं कर रही है, क्योंकि उसने मिडिल स्कूल में मिलने के बाद से ही उसे पसंद किया है। वोंग बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि शन याओ का ये कन्फेशन उसके लिए एक सपने की तरह है। आमतौर पर ये उसकी लाइफ का सबसे खुशी का दिन होता, लेकिन मिक्सर के बाद उसे किडनैप कर लिया जाता है और उसे नदी के किनारे मार कर फेंक दिया जाता है। वोंग ने कभी भी इन लोगों से नहीं मिला, लेकिन उनके बॉस सुजिन को शन याओ पे क्रश था। और जब सुजिन को पता चला कि शन याओ वोंग को पसंद करती है तो वो बस इतना नहीं सोचता और उसे अपनी लाइन लेने के बजाय वो वोंग को नदी के किनारे पे ले जाके अपने अंडरलिंग से उसे मारने को कहता है। वोंग सुजिन को एक नोटोरियस गैंग के लीडर से पहचानता है और उसे ये भी याद आता है कि सुजिन ने हमेशा शन याओ को हैरास किया था। तो वोंग को समझ में आता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो इतनी सारे अपोनेंट्स के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। फिर सुजिन वोंग के फोन से शन याओ को वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है कि अपनी क्रश का पिटफुल हाल देखो। शन याओ हैरानी और डर से देख लेती है कि सुजिन ने वोंग के साथ क्या किया। वोंग सुजिन से चीख कर कहता है कि शन याओ को इसमें मत शामिल करो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसके लिए परेशानी हो। लेकिन सुजिन का इरादा है कि वो शन याओ को वोंग की बेइज्जती देखने पर मजबूर करे। सुजिन वोंग से कहता है कि वो एक टोटल लूजर है और उसे ये हक नहीं है कि वो शन याओ जैसे परफेक्ट लड़की से डेट करे। फिर वो वोंग से कहता है कि वो कसम खाए कि वो कभी भी शन याओ के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं तो सुजिन कहता है कि वो उसे नदी में डाल देगा। अब वोंग के पास आसान रास्ता था। वो कसम खाता है कि वो शन याओ से कभी बात नहीं करेगा, लेकिन वोंग उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकता था, तो उसने उस आदमी को हेडबट कर दिया जो उसे पकड़े हुए था। वोंग की क्रेडिट के लिए ये एक जबरदस्त हेडबट था, लेकिन अफसोस के साथ इतना सॉलिड हेडबट था कि उस आदमी ने गलती से उसे छोड़ दिया और वोंग नदी में गिर गया। सुजिन अब पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो वोंग को मार डालेगा। उसका बस ये प्लान था कि वो वोंग को थोड़ा डरा कर शन याओ से उसे दूर कर देगा। वो फ्रेंटिकली वोंग को बुलाता है ये देखने के लिए कि क्या वो ठीक है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो वो सोचता है वोंग शायद मर गया है, मतलब सुजिन ने अब मर्डर कर दिया है और उसे शन याओ को पूरी बात देखने का मौका दिया है। इस दौरान पानी के नीचे वोंग डूब रहा है, लेकिन वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो अपनी प्यार को बचाने नहीं सकता तो जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। जब उसकी लाइफ उसकी आंखों के सामने फ्लैश होती है, वोंग को अपने बचपन की याद आती है। उसने अभी अभी एक लड़ाई से भाग के अपनी पुरानी पॉपुलैरिटी को खो दिया था और मिडिल स्कूल के हिसाब से ये सब कुछ तुरंत ही खत्म हो गया था। और ज्यादा दर्द देने के लिए वो दो लड़कियों को सुनता है कि जो ये बात कर रही होती है कि वो कितना ज्यादा क्राई बेबी है। कुछ घंटे गुजरते हैं और स्कूल का दिन खत्म होता है। सब लोग घर चले जाते हैं, लेकिन वोंग वहां रुक जाता है और उदास रहने लगता है। आखिरकार शन याओ गेट से बाहर आती है, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास रुकती है वो वोंग को बैठा देखती है। वो उससे पूछती है क्या हुआ। वोंग चुप रहता है तो शन याओ समझ जाती है कि वो अपना अम्ब्रेला भूल गया होगा और अपनी अम्ब्रेला उससे शेयर करने का ऑफर देती है ताकि वो दोनों साथ में घर चल सके। वोंग उसका ऑफर रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि वो अकेला घर जाएगा, लेकिन शन याओ उसे याद दिलाती है कि बारिश अभी भी हो रही है और उसके पास अम्ब्रेला नहीं है तो वो गीला हो जाएगा। वोंग समझता है कि वो सही कह रही है, लेकिन वो कहता है कि वो बस यहाँ रुककर बारिश के रुकने का इंतजार करेगा। शन याओ को वोंग का ये एटीट्यूड काफी फनी लगता
करता है, लेकिन फिर वो देखती है कि उसके हाथ पर एक छोटी सी कट लगी हुई है, तो वो उससे कहती है कि वो उसका घाव देख सकती है। वोंग शुरू में मना करता है, लेकिन शनियाओ कहती है कि वो बस उसे मदद करना चाहती है ताकि घाव जल्दी ठीक हो जाए। वोंग अंत में मान जाता है और शेंग्या उसके घाव पर बैंडेज लगा देती है, फिर उस पर एक प्यार भरी किस भेजती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। और इसी वक्त वोंग ने अपने अगले 50 साल की जिंदगी शनियाओ के साथ सोच ली थी। वो शनियाओ का शुक्रिया अदा करता है और उस मोमेंट में दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। प्रेजेंट में वोंग पानी में उठता है और उसे नीचे दरिया से रोशनी निकलती हुई नजर आती है। वो ऑलरेडी इतना नीचे डूबा हुआ था कि वो जिंदा रहने से पहले पानी की सरफेस तक नहीं पहुंच सकता था, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो पूरी तरह से डूबा रहेगा और रोशनी की तरफ तैरता हुआ जाएगा। जब वो नीचे पहुंचता है तो वहां एक छोटा ग्लोइंग क्यूब मिलता है। वो उसे उठाता है और जैसे ही उसे उठाता है वो क्यूब एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर चला जाता है। अचानक वोंग को अपने शरीर में भयंकर दर्द महसूस होता है और कुछ पल बाद वो पानी से टेलीपोर्ट हो जाता है और एक वर्म होल के थ्रू ट्रैवल करना शुरू कर देता है, जो उसे एक क्यूब के बीच में लैंड करवाता है। जब वोंग उठता है तो वो पैनिक करने लगता है क्योंकि कुछ देर पहले वो डूब रहा था। उसे जिंदा रहने की खुशी होती है, लेकिन अब वो समझ नहीं पाता कि वो कहाँ है और यहाँ कैसे आया। तभी एक सिस्टम उसके सामने अपेयर होता है और अनाउंस करता है कि वोंग के पास अपने आसपास 15 मीटर के रेडियस बनाने की शक्ति है और उस एरिया के अंदर वो कहीं भी तुरंत टेलीपोर्ट हो सकता है। वोंग को ये सब कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो कभी भी टेलीपोर्टेशन को सच नहीं मानता था, लेकिन अगले पल में वो अपनी मर्जी के बिना टेलीपोर्ट हो जाता है। वो कैनल के ऊपर आसमान में अपेयर होता है और दोबारा पैनिक हो जाता है क्योंकि वो बहुत ऊपर है और उसे लगता है कि वो गिर के मर जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली फ्लोट कर रहा होता है तो वो सेफ है। जब वो शांत होता है तो नीचे देखता है और समझता है कि सुजिन पानी के अंदर उसे ढूंढ रहा है क्योंकि उसे डर था कि वो वोंग को मार चुका होगा। उसे ये काफी अम्यूजिंग लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वो टेलीपोर्ट हो जाता है एक नई जगह पर। सुजिन को ऐसा लगता है कि कोई उसे आसमान से देख रहा है, तो वो अपने अंडरलिंग से पूछता है कि क्या उन्होंने कुछ सुना था अभी, लेकिन उनको लगता है कि सुजिन शायद हेलुसिनेट कर रहा था, तो वो उससे कहते हैं कि वो वोंग को ढूंढते रहें। इसी बीच वोंग एक एम्प्टी क्लासरूम में अपने स्कूल के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और वो पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि वो सच में टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि उसे ये पावर कैसे मिली। तभी एक सिस्टम फिर से बोलता है और वोंग को बताता है कि उसने अपने टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को लगातार एक्टिवेट किया है। वोंग पैनिक करना शुरू कर देता है और सोचने लगता है कि शायद वो पागल हो गया है क्योंकि उसे अपने दिमाग में आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन सिस्टम उसे करेक्ट करता है कह के कि वो एक्चुअली उसके बॉडी में है, उसके दिमाग में नहीं। ये बात थोड़ी कंफर्ट नहीं देती, तो वैंग उससे कह देता है कि वो उसके बॉडी से बाहर निकल जाए, लेकिन सिस्टम इग्नोर कर देता है और वार्न करता है कि कोई आ रहा है। एक स्टाफ मेंबर क्लासरूम की तरफ आ रहा है क्योंकि उसे अंदर से आवाज सुनाई दे रही थी। जब वो डोर खोलता है तो वो सिर्फ एक खाली क्लासरूम देखने को मिलता है जिसमें जमीन पर एक पानी का पडल है। वैंग वापस अपने घर पहुंच जाता है और रिलैक्स होने के लिए शावर लेने का फैसला करता है। जब वो शावर से निकलता है तो वो अपना फोन निकालता है और ये देखकर हैरान होता है कि फोन अभी भी चल रहा है जबकि वो रिवर के नीचे था। पहली चीज जो वो करता है वो शनियाओ को कॉल करता है ताकि उसे बताए कि वो जिंदा है। जैसे ही शनियाओ फोन उठाती है वो घबराकर पूछती है कि क्या वो ठीक है। वोंग उसे बताता है कि वो ठीक है, लेकिन शनियाओ को लगता है कि सुजिन ने बहुत ज्यादा किया है, तो वो वैंग से पूछती है कि क्या उन्हें पुलिस को रिपोर्ट कर देना चाहिए। सच में शनियाओ को तो तभी पुलिस को बुलाना चाहिए था जब उसने वैंग को ब्रिज से गिरते देखा था, लेकिन वैंग उससे कहता है कि अब जरूरत नहीं है क्योंकि वो बिना सुजिन को पता चले वहां से भाग गया था। इस वक्त सुजिन शायद अभी भी रिवर में वहां वैंग के बॉडी को ढूंढ रहा होगा और सोच रहा होगा कि कितना जेल टाइम हो सकता है। फिर भी आज का दिन काफी हेक्टिक था, तो वैंग उससे कहता है कि वो आज रात आराम करे और कॉल बंद कर देता है। फिर वो अपने बेड पे लेटता है और सोचता है कि अपने सिस्टम का क्या करेगा, क्योंकि अगर वो किसी को ये सब बताए तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। अचानक सिस्टम फिर से अपेयर होता है और पूछता है कि वैंग शांत हो गया है या नहीं। वैंग उससे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, लेकिन सिस्टम याद दिलाता है कि वो अब वैंग के बॉडी का हिस्सा बन गया है, तो वैंग चाहे भी तो इसे चुप नहीं करवा सकता। फिर सिस्टम क्यूब को एक्टिवेट कर देता है और वैंग
फिर से उसमें शक हो जाता है। सिस्टम बताता है कि वैंग के बॉडी के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। इसका मतलब है कि अब वैंग इसे हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। ये उसे हेराडी क्यूब यूनिवर्सल सिस्टम का यूजर बना देता है और इसी वजह से वो सिस्टम का मास्टर भी हो गया है। वैंग अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाता तो वो सिस्टम से पूछता है कि वो कहाँ है। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि ये क्यूब के अंदर का एक मैक्रो स्पेस है और जबकि क्यूब सिर्फ 3 सेंटीमीटर का है, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है। वैंग को सिस्टम का ये कहना सच लगता है तो वो पूछता है कि सिस्टम उसकी मदद क्यों कर रहा है। सिस्टम उसे जवाब देता है कि वो इसीलिए मदद कर रहा है क्योंकि उसका सपना सच करना चाहता है और वो सपना है दुनिया का किंग बनना। वैंग अपने टेलीपोर्टेशन को सिस्टम के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है लेकिन जल्द ही उसका एनर्जी खत्म हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट एक बिल्डिंग के कोने से गिरने ही वाला होता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसकी एनर्जी रिजर्व्स लगभग खत्म हो गई हैं, इसीलिए टेलीपोर्टेशन को 1 मिनट में एक बार लिमिट करना पड़ेगा। वैंग डिसाइड करता है कि अभी थोड़ी देर के लिए टेलीपोर्टेशन प्रैक्टिस से ब्रेक ले ले क्योंकि अगर वो एनर्जी खत्म कर लेता है 1000 फीट ऊपर तो ये काफी रिस्की हो सकता है। सिस्टम उसे बताता है कि एक सेफ तरीका है प्रैक्टिस करने का क्योंकि थियोरेटिकली उसे अपनी पावर्स का यूज करके 15 मीटर तक की चीजें देखनी चाहिए। वैंग डिसाइड करता है कि ट्राई करने का और अपनी नई पावर के साथ वो अपने बेडरूम, एक कपल को बेड पर और अपने एक नेबर को बाथटब में देख लेता है। ये उसे थोड़ा रॉन्ग फील होता है, इसीलिए वैंग अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग पे पावर यूज करना बंद कर देता है और गार्डन स्कैन करने की कोशिश करता है पर फिर वो डर जाता है जब एक बिल्ली उसे आंखों में आंखें डाल के देखती है। वैंग अपने घुटनों के बल गिर जाता है और सिस्टम उसे वार्न करता है कि अगर वो अपनी टेलीपोर्टेशन और सेंसरी एनहांसमेंट यूज करता है तो वो एनर्जी जल्दी खत्म कर लेगा। वैंग एक बिगिनर होने के बावजूद अपने पावर्स को कंट्रोल करने में काफी अच्छा है पर उसका बॉडी इतनी एनर्जी बर्न करने का आदत नहीं है तो वो बेहोश हो जाता है। कुछ घंटे बाद वैंग अपने बेड पे उठता है और समझता है कि शायद उसने कल रात ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर लिया था, इसीलिए अब उसे थोड़ा और केयरफुल रहना होगा। सिस्टम ने वैंग को उसके रूम में वापस भेज दिया था जब वो बेहोश हो गया था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत थी। तभी वैंग को रियलाइज होता है कि अब उसे सिस्टम का वॉइस अपने दिमाग में सुनाई नहीं दे रहा और वो पूछता है कि क्या हो रहा है। सिस्टम बताता है कि सिस्टम का वैंग के बॉडी के साथ बॉन्डेड रहना एनर्जी कंज्यूम करता है और वो नहीं चाहता कि वैंग एनर्जी एग्जॉशन से मर जाए क्योंकि अगर वो मर गया तो सिस्टम भी डिसअपियर हो जाएगा। ये बात वैंग को समझ आती है पर फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पास सुपर पावर्स हैं। वो इंटरनेट पर क्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इंडियन बंदा इस पर ट्यूटोरियल नहीं बना रहा तो उसे खुद ही समझना पड़ेगा। तभी उसे शेन याओ का मैसेज आता है और वो पूछती है कि क्या वो कल लंच के लिए उसके साथ चलेगा। वैंग पहले तो एक्साइटेड होता है लेकिन फिर उसे सुनजुन का याद आता है जो उसने उसके साथ किया था और वो स्वेयर करता है कि वो उसे रिग्रेट करवाएगा लेकिन अभी नहीं क्योंकि उसकी एनर्जी अभी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। वैंग सिस्टम से पूछता है कि क्या कोई तरीका है जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सके तो सिस्टम उसे बताता है कि एक बिल्ट इन ऑटोमेटिक अपग्रेड फंक्शन है, अगर वो एक एनर्जी जेम को एब्सॉर्ब करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। वैंग एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि अपग्रेड के लिए किस टाइप की जेम्स चाहिए। सिस्टम बताता है कि वो रॉक्स यूज कर सकता है। थियोरेटिकली कोई भी रैंडम रॉक के अंदर एनर्जी स्टोर हो सकती है पर उससे अच्छा होगा अगर वो वैल्यूएबल रॉक्स यूज करे जैसे शेल्फ पे रखी क्रेस्मेटाइट या फिर उसकी माँ का प्राइसलेस डायमंड रिंग। वैंग सोचता है कि वो इतने महंगे रॉक्स सिस्टम के लिए कैसे अफोर्ड करेगा पर सिस्टम उससे कहता है कि उसे इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रॉक्स वैसे भी एनर्जी के लिए एनफ नहीं होते। पर सिस्टम ने बाहर एक जेम ढूंढा है जिसमें पावर्स होनी चाहिए जो उसके लिए एक अच्छा अपग्रेड दे सके। वैंग पूछता है कि वो कहाँ है और सिस्टम बताता है कि वो डाउनस्टेयर्स के गार्डन में है। वैंग बिना टाइम वेस्ट किए शॉवल उठाता है और टेलीपोर्ट होकर नीचे गार्डन में आ जाता है। वैंग फिर पूछता है कि कहाँ से शुरू करे डिग करना पर सिस्टम उसे एनकरेज करता है कि अपनी स्पेशल अवेयरनेस का यूज करके खुद ढूंढने की कोशिश करे। वैंग आंखें बंद करके स्कैन करता है एरिया को और धीरे धीरे एक जगह जो एक पेड़ के पास है वहां पर कुछ ढूंढता है। वो उस जगह जाता है और रॉक को खोद के निकालता है। वो इस बात को बिलीव नहीं कर पाता कि ये रॉक सच में पावर रखता है क्योंकि ये बस एक रेगुलर ब्राइट ऑरेंज पेबल लगता है पर सिस्टम उसे कंफर्म करता है कि ये उसके अपग्रेड के लिए यूज हो सकता है। वैंग पूछता है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए तो सिस्टम उससे कहता है कि वो जेम को अपने इनर क्यूब
में डाले वैंग क्यूब स्पेस में एंटर करता है और स्टोन को वॉल के अगेंस्ट रखकर कुछ सेकंड्स के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। वैंग को सरप्राइज होता है कि ये सच में काम किया और उसे अपनी बॉडी में पावर का रश महसूस होने लगता है। सिस्टम बताता है कि स्टोन की पावर ने वैंग की स्ट्रेंथ को 2 पॉइंट से बढ़ा दिया है और एंड्योरेंस को 1 पॉइंट से। अगर वो और स्टोन पावर्स एब्जॉर्ब करता है तो वो अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को काफी इंप्रूव कर सकता है। अगली सुबह वैंग का अलार्म बजता है और वो बेड से उठता है, लेकिन अभी भी नींद में होता है क्योंकि उसने सारी पावर स्टोन्स ढूंढने में लगा दी थी। तभी उसे याद आता है कि आज उसे स्कूल जाना है, तो वो जल्दी से तैयार होता है और अपनी क्लास के लिए दौड़ता है। कुछ ही मिनट्स बाद जब वैंग क्लास में पहुंचता है, याओ उससे पिछले रात जो कुछ हुआ था उसका एक्सप्लेनेशन मांगती है। फिर वो नोटिस करती है कि क्लास के सभी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं और सबको याद है कि उसने एडमिट किया था कि वो वैंग को पसंद करती है। तब सब उसे टीज करने लगते हैं। तभी फ्रंट डोर पे एक कमोशन होता है क्योंकि सूजन वहां आ गया था और जैसे ही वो क्लास में पहुंचता है, सबसे पहले अपने एक सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देता है कि एक रैंडम लड़के को बॉडी में किक मारने का। सूजन क्लियरली स्कूल में घुस गया है क्योंकि उसका टारगेट वैंग है। याओ को चिंता होती है, पर वैंग उससे कहता है कि वो शांत हो जाए और अभी के लिए अपने सीट पर वापस जाए। सूजन को पता चलता है कि वैंग जिंदा है, तो वो क्लास के सामने आके पूछता है कि वो कहाँ है। जैसे ही वो वैंग का नाम लेता है, क्लास के सब लोग उसे देखते हैं क्योंकि सभी के सब स्निचेस हैं। वैंग प्रॉब्लम को इग्नोर करने की कोशिश करता है और होप करता है कि सूजन उसे इग्नोर करके चला जाएगा, लेकिन सूजन वैंग को देख लेता है और वो सीधा स्टेयर्स चढ़ते हुए उसकी तरफ भागने लगता है कि वैंग इस बार फाइट किए बिना बचने वाला नहीं है, लेकिन अपनी नई पावर्स के साथ वो सुनजुन को फाइट में हैंडल कर सकता है। बस इंश्योर करने के लिए वो सिस्टम से पूछता है क्या उसके जीतने का अच्छा चांस है या नहीं। सिस्टम उससे कहता है कि ये इजी विन होगा क्योंकि यहाँ के लोगों की एवरेज कॉम्बैट पावर 5 है और वैंग की करंट पावर 22 है। तभी याओ सुनजुन को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वैंग को कोई नुकसान हो, लेकिन सुनजुन उसे इग्नोर करते हुए वैंग के बारे में बैड माउथिंग शुरू कर देता है। याओ सुनजुन से कहती है कि वो बस चला जाए, पर वैंग को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, तो वो उठकर याओ से माफी मांगता है कि सुनजुन ने इतने दिन तक उसे परेशान किया, लेकिन अब वो खुद सुनजुन को ये समझाएगा। सुनजुन को ये पसंद नहीं आता और वो वैंग का कॉलर पकड़कर उसे धमकी देता है कि वो उसे मार डालेगा, लेकिन वैंग सुनजुन के हाथ पकड़कर उसे इतना जोर से दबाता है कि सुनजुन टेम्पररी अपने डिसीजंस को रीएवैल्यूएट करता है। वैंग सुनजुन से कहता है कि अगर उसने उसे और याओ को परेशान किया तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ ये कि वो उसे रिग्रेट करवा देगा। सुनजुन अभी तो ये समझ नहीं पाता कि वैंग ने किस टाइप के स्टेरॉइड्स लिए हैं जो इतनी स्ट्रेंथ उसे दे रहा है। तभी क्लास टीचर आ जाता है और सुनजुन और उसके लोगों को क्लास से निकलने के लिए कहता है कि वो क्लास का हिस्सा नहीं है। सुनजुन को नहीं चाहिए कि टीचर पुलिस को बुलाए, तो वो एग्री कर लेता है और चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो वैंग के कान में कुछ धीरे से कहता है और उसे बोलता है कि अगर वो चाहता है कि याओ को कोई नुकसान ना हो तो उसे आज रात नॉर्थ सी बास्केटबॉल कोर्ट पर मिले। सुनजुन फिर वहां से चला जाता है और याओ वैंग से पूछती है कि सुनजुन ने उसे क्या कहा, लेकिन वैंग उससे कहता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। कोइंसिडेंटली वो कहता है कि उसका सर अचानक दर्द करने लगा, इसीलिए वो आज क्लास मिस कर सकता है। इसी बीच बास्केटबॉल कोर्ट पर सुनजुन अभी ये समझ नहीं पा रहा कि वैंग अचानक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया कि उसके रिस्ट पर उसने जख्मों के निशान डाल दिए। वो सोचता है कि ये बस एक फ्लूक था क्योंकि वो कोई तरीका नहीं है कि वैंग इतना हार्ड जिम का वर्कआउट कर रहा होगा। सुनजुन स्वेयर करता है कि वो वैंग से बदला लेगा और उसे पे बैक देगा उसके उस ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर के लिए। थोड़ी देर बाद वैंग बास्केटबॉल कोर्ट पर पहुंचता है और सुनजुन से पूछता है कि वो कहाँ है। सुनजुन को ब्लीचर्स के टॉप पे बैठा हुआ पाता है और सुनजुन हंसी में कहता है कि अब वैंग कहीं नहीं जा सकता और वो जीत नहीं सकता क्योंकि सुनजुन ने कभी भी एक 1 वर्सेस 1 का प्लान नहीं बनाया था। उसके पास अपना पूरा गैंग है जो वैंग को हराएगा। सिस्टम वैंग को वार्न करता है कि यहाँ वो मुश्किल में पड़ सकता है क्योंकि यहाँ 13 अपोनेंट्स है, लेकिन वैंग अपनी पावर्स पे कॉन्फिडेंट होता है, तो वो सिस्टम से पूछता है कि जीतने के कितने चांसेस है और सिस्टम के जवाब से उसकी उम्मीदों को झटका लगता है क्योंकि सिस्टम उससे कहता है कि उसके जीतने के सिर्फ 20% चांस है। वैंग अचानक अपनी कॉन्फिडेंस को थोड़ा लूज कर लेता है और सुनजुन ये देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो अपने सभी लोगों को इकट्ठा करता है और सब वैंग के सामने खड़े हो जाते हैं, पर उससे पहले कि वो वैंग को मारना शुरू करे, सुनजुन एक आखिरी चांस देता है वैंग को कि वो अपनी गलती माने
ले और मर्सी मांग ले। लेकिन वैंग सुनजुन और उसके नॉर्थ सिटी गैंग को इंसल्ट करते हुए कहता है कि वो इतने डरे हुए हैं कि उसे 1-on-1 नहीं लड़ते। वैंग सुनजुन को बेट कर रहा है ताकि वो सोलो फाइट करे और उसे जीतने का अच्छा चांस मिले। सुनजुन को पता है कि वैंग ये बेट कर रहा है, लेकिन वो इस इंसल्ट को चुप नहीं कर सकता, तो वो वैंग पर मारने के लिए तैयार होता है। लेकिन उससे पहले एक आदमी कॉन्ग स्टेप आउट करता है और कहता है कि वो सुनजुन के लिए वैंग से लड़ना चाहता है। कॉन्ग सुनजुन के गैंग का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर है और सबको लगता है कि वैंग उससे कभी नहीं जीत सकता। वैंग खुद भी अनश्योर होता है कि वो कॉन्ग को हैंडल कर सकता है या नहीं, तो वो सिस्टम से पूछता है कि कॉन्ग की कॉम्बैट पावर कितनी है। सिस्टम उसे बताता है कि कॉन्ग की कॉम्बैट पावर सिर्फ 10 है, तो उसे हराना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। कॉन्ग बास्केटबॉल उठाता है और वैंग पर उसे मारने का प्लान बनाता है, लेकिन सिस्टम वार्न करता है कि वो डॉज करे और वैंग टाइम पर डॉज कर लेता है। फिर कॉन्ग वैंग को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वैंग प्रोफेशनल फाइटर की तरह अपने पंचेस ब्लॉक और वीव कर रहा होता है। वहीं क्लास में याओ, उसे वैंग की चिंता हो रही होती है क्योंकि वो पहले काफी सस्पिशियस बिहेव कर रहा था और अब उसका फोन भी नहीं उठा रहा। तो याओ डिसाइड करती है कि अब वो कुछ करेगी। जिम में कॉन्ग अब तक वैंग पर एक भी हिट नहीं लगा पाया है और वो थोड़ा थकने लगता है। वैंग को बस अब फाइनल ब्लो मारना है। कॉन्ग फिर से वैंग की तरफ चार्ज करता है, लेकिन वैंग उससे बहुत ज्यादा क्विक है। वैंग उसका एक लेग पकड़ता है और फिर उसका गेम ओवर हो जाता है क्योंकि वैंग उसे एक इलेक्ट्रिक पंच मारकर कॉन्ग को वॉल में फेंक देता है। बाकी गैंग मेंबर्स ये देखकर शॉक में आ जाते हैं कि कॉन्ग जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर को एक ऑर्डिनरी लड़का वैंग ने हरा दिया। तो वो सुनजुन से पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सुनजुन बस हंस के चिल्लाता है और कहता है कि अगर वो वैंग को हरा भी दे तब भी उनके पास इतने लोग हैं कि वो सब एक साथ मिलके उससे नहीं लड़ सकता और वो हार जाएगा। वैंग सिस्टम से पूछता है कि क्या उसके जीतने के चांसेस गैंग के अगेंस्ट थोड़े बड़े हैं। सिस्टम बताता है कि वैंग के जीतने के चांस अब भी सिर्फ 30% है। इसका मतलब है कि अब वो सच में बड़े ट्रबल में आ गया है। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो सब एक साथ लड़ने के लिए तैयार है। तो वैंग अपनी पोजीशन में आ जाता है और उनके अटैक से बचने लगता है, लेकिन वो सबको एक साथ नहीं संभाल पाता और पीछे से एक किक लग जाता है। वैंग ने वो किक पर्सनली ले ली थी, तो वो घूम के उस बंदे का पूरा फ्यूचर एक किक में मिटा देता है। फिर उसे सुनजुन के सामने डाल देता है। सुनजुन थोड़ा घबराता है, तो वो सबको तुरंत वैंग को घेरने के लिए कह देता है। वैंग अपने आप को कॉर्नर होने नहीं दे सकता, तो वो ब्लीचर्स पर फ्लिप करके उनसे दूरी बनाता है। फिर वो नीचे जंप करके एक बंदे के लेग्स स्वीप करता है, लेकिन इस दौरान पीछे से उसे पकड़ लिया जाता है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाए एक और किक उसके पेट में लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो किक काफी दर्द देता है, लेकिन वैंग उनको फिर से अपने सरप्राइज से पकड़ने नहीं देगा। तो वो तैयार हो जाता है सबको एक साथ फेस करने के लिए। पहले तो उनके लगातार अटैक से वो थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो जाता है, लेकिन इस बार वो अपने आप को स्नीक अटैक से बचाने में कामयाब हो जाता है। वो उस बंदे का लेग पकड़ लेता है जिसने उसको गट में किक मारा था। फिर उस बंदे को घुमा के सीधा सुनजुन के चेहरे पर डाल देता है। सुनजुन अब समझना शुरू करता है कि वैंग की ताकत कितनी भयंकर है। वैंग फिर सुनजुन की तरफ चल के जाता है, लेकिन सिस्टम उसे वार्न करता है कि उसको ब्रेक लेना जरूरी है क्योंकि इसकी एनर्जी लगभग खत्म हो गई है। अपने अभी के स्टेट में उसे सुनजुन को हराना मुश्किल है, लेकिन अगर ये सिर्फ ब्लफ है तो भी बैंग चाहता है कि सुनजुन को इतना डर लगे कि वो कभी याओ के लिए ट्रबल ना करे। तभी साउथ सिटी गैंग का बॉस आता है और सुनजुन और नॉर्थ सिटी गैंग का मजाक उड़ाता है क्योंकि वो एक सिंगल आदमी से लड़कर हार गए हैं। वो सुनजुन से कहता है कि अगर वो एक आदमी को नहीं मार सकता तो उसे नॉर्थ सिटी गैंग का बॉस होने का कोई हक नहीं है और उसे बस हार मान लेनी चाहिए। लेकिन वैंग उसे बीच में इंटरप्ट कर देता है। वो समझता है कि नॉर्थ और साउथ सिटी गैंग्स के बीच पहले से कोई पर्सनल बीफ है, लेकिन उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो उसमें नहीं पड़ना चाहता। फिर भी हुआन, जो वैंग को पहले कभी नहीं मिला और उसको ये नहीं पता कि वो सुनजुन से क्यों लड़ रहा है, अपने सबऑर्डिनेट्स को भेजता है ताकि वो वैंग को मार के अपनी बात साबित कर सके। सिस्टम वैंग को वार्न करता है कि अपने अभी की एनर्जी लेवल्स के साथ वो उनसे सीधा फेस ऑफ करके भी उन्हें नहीं हरा सकता, तो वैंग को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। वैंग सिस्टम से टेलीपोर्ट करने के लिए कहता है, लेकिन क्योंकि उसकी एनर्जी लो है तो उसे कूल डाउन का वेट करना पड़ता है। तो वो दौड़ते रहता है जब तक वो स्टेयर्स के साइड तक नहीं पहुंचता। जैसे ही कूल डाउन खत्म होता है वो फाइनली टेलीपोर्ट कर सकता है और सबसे पहले जो वो करता है वो सब लाइट्स ऑफ कर देता है। जब सब अंधेरे में घूम रहे होते हैं, वैंग उनके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और हुआन को सीधा उसके चेहरे में देखकर उसे जमीन पर डाल देता है। फिर वो हुआन के गैंग के हर एक मेंबर को मारना शुरू कर देता है। जैसे ही लाइट्स वापस आती है, वैंग अकेला खड़ा होता है और सुनजुन अब उससे और भी ज्यादा डर गया होता है। तभी अचानक एक आदमी का आवाज सुनाई देता है जो बाहर से जिम से आ रही होती है और लगता
लगता है कि याओ ने कॉप्स को बुला लिया है क्योंकि वो वैंग के बारे में चिंतित थी। पुलिस वाले लॉक डोर्स के थ्रू अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं और याओ उनसे कह रही होती है कि जल्दी करे क्योंकि उसका दोस्त वहां अंदर खतरे में हो सकता है। वैंग को बिना देखे बिल्डिंग से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और वो नहीं चाहता कि उसको फाइट के लिए ट्रबल हो, तो उसे कुछ जल्दी सोचना पड़ता है। वो सुनजुन की तरफ देखता है और उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। सुनजुन अपने घुटनों के बल गिर के वैंग से माफी मांगना शुरू कर देता है। ये देख के वैंग को एक अच्छा आइडिया आता है और वो कहता है कि वो सुनजुन को माफ करेगा लेकिन एक शर्त पर। जैसे ही पुलिस वाले दरवाजा खोलते हैं वो देखते हैं कि सुनजुन वैंग को कॉलर से पकड़ के मारने का नाटक कर रहा है। सुनजुन और हुआन को ग्रुप फाइट शुरू करने के लिए जिम में ट्रबल होता है लेकिन वैंग बिल्कुल सेफ निकल जाता है क्योंकि उसने कॉप्स को ये समझा दिया था कि वो बस इनोसेंट बाई स्टैंडर्ड था जो क्रॉस फायर में आ गया था। उसने सुनजुन से ये भी प्रॉमिस करवाया कि वो याओ को दोबारा तंग नहीं करेगा तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। लेकिन उस फाइट ने वैंग को ये समझने में मदद की कि उसकी ताकत की भी कुछ लिमिट्स है और उसे जल्दी से ताकत की जरूरत है। इसके लिए उसे और पावर जेम्स की तलाश करनी होगी। वो एक ज्वेलरी स्टोर में जाता है लेकिन जल्द ही समझ आ जाता है कि वो इतना ब्रोक है कि किसी भी जेम को अफोर्ड नहीं कर सकता और उसकी चोरी भी करना मुश्किल है। थोड़ी देर के लिए वो सोचता है कि एक शुगर मॉमी ढूंढे ताकि वो जेम्स खरीद सके लेकिन ये उसके लिए वर्थ नहीं होता। तो वैंग डिसाइड करता है कि वो वाइल्ड में जाके पावर जेम्स ढूंढेगा। वो अपने लिए गियर लेता है और सबसे नजदीक माउंटेन रेंज में जाता है ताकि कुछ जेम्स ढूंढ सके। उसे कुछ जेम्स मिलते हैं लेकिन एक जायंट रॉक के नीचे, एक लेक के नीचे और एक 15 मीटर अंडरग्राउंड फंस गया है तो वैंग अकेला उसे नहीं निकाल सकता। तभी सिस्टम वैंग को अलर्ट करता है कि उसने एक केव के बारे में लोकेट किया है जिसमें काफी पावर स्टोन एनर्जी है। वैंग क्यूरियस होता है और केव में टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन किसी वजह से इवन दो वो रेंज के अंदर है वो अंदर नहीं जा पाता। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि अगर एरिया कंप्लीटली सील्ड हो तो वैंग वहां टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। केव में टेलीपोर्ट करने के लिए उसे कम से कम 1 सेंटीमीटर का गैप चाहिए होगा लेकिन वैंग के पास उतनी ताकत नहीं है कि वो इतना नीचे तक खुद से खुदाई कर सके। वैंग कुछ देर सोचता है और समझता है कि अगर उसे केव के गैप के पास होना है तो उसे लेक के पास जाना चाहिए। पानी के नीचे जमीन में एरोशन के चलते कुछ गैप जरूर होगा। वो स्कैन करता है और एक छोटा सा गैप ढूंढता है जो केव तक ले जाता है। जैसे ही वो टेलीपोर्ट होके केव के अंदर पहुंचता है वो गिर जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि यहाँ कोई फ्लोर इतना स्लिपरी होगा। वो अपनी फ्लैश लाइट निकालता है और केव में आसपास देखना शुरू करता है लेकिन वो बस एक रैंडम फ्रॉग ही देख पाता है। तभी सिस्टम वैंग को बताता है कि उसने बिल्कुल सामने पावर स्टोन्स डिटेक्ट किए हैं लेकिन वहां बस एक दीवार है। वैंग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि जो मुश्किल वो यहाँ तक पहुंचने के लिए झेलता है उसके बाद भी वो पावर स्टोन तक नहीं पहुंच पा रहा। फिर अचानक उसको अपने चेहरे पर एक हवा का झोंका महसूस होता है। वो समझता है कि अगर हवा है तो जरूर कहीं ना कहीं एक होल होगा। जब वो गैप ढूंढता है तो वैंग वहां टेलीपोर्ट हो जाता है। गैप के अंदर टेलीपोर्ट करते ही वैंग खुद को केव के एक नए सेक्शन में पाता है। वो कुछ कदम आगे बढ़ता है लेकिन ध्यान नहीं देने की वजह से वो क्लिफ के किनारे से गिरने ही वाला होता है। किस्मत से वो अपने आप को बचा लेता है लेकिन उसकी फ्लैश लाइट अब चली जाती है। वो डिसाइड करता है कि थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेगा और जेम्स को ढूंढने से पहले सब कुछ देखने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर ये पता चलता है कि वैंग यहाँ अकेला नहीं है। वो जेम्स का एक क्लस्टर देखने में कामयाब होता है। केव के दूसरे साइड पर जब वैंग सोच रहा होता है कि कैसे वो जेम्स तक पहुंच सकता है क्योंकि वो टेलीपोर्टेशन रेंज से बाहर है, तभी एक बड़ा सा सांप चुपके से उसके पीछे आता है। जैसे ही सांप उसको खाने वाला होता है वैंग सोचता है कि वो बस रॉक से रॉक तक टेलीपोर्ट करते हुए जेम तक पहुंच जाएगा। वो टेलीपोर्ट कर लेता है इससे पहले कि सांप उसको खा पाए। लेकिन वैंग अभी तक ये नहीं समझ पाता कि उस टनल में सांप भी है, तो वो डिसाइड करता है कि बाकी का रास्ता चल के तय करेगा जब तक उसका टेलीपोर्टेशन कूल डाउन नहीं हो जाता। वैंग धीरे धीरे वो इतना पास आता है कि सिस्टम उसके आसपास 12 अलग अलग पावर स्टोन्स आइडेंटिफाई कर लेता है। वैंग बहुत एक्साइटेड होता है लेकिन वो जानता है कि इन तक पहुंचना मुश्किल होगा क्योंकि पावर स्टोन्स के आसपास प्लेटफॉर्म्स काफी नैरो है। वो अभी तक सांप के होने का अंदाजा नहीं लगा पाया और वो अपनी जान खतरे में डालना नहीं चाहता, इसीलिए वो थोड़ा हेजिटेंट होता है टेलीपोर्ट करने में। लेकिन कोई और तरीका नहीं होता, तो बस जैसे ही सांप उसके पास आने वाला होता है वैंग टेलीपोर्ट कर लेता है और जान के लिए रॉक से चिपक जाता है। अब वो पावर स्टोन के काफी पास पहुंच चुका होता है। वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए रोप से बांध लेता है और जेम्स को माइनिंग करना शुरू कर देता है। जब उसे पहला जेम मिलता है वो अनबिलीवेबली खुश होता है, लेकिन जब वो दूसरा जेम लेने की कोशिश करता है उसका हाथ स्लिप कर जाता है और वो जेम नीचे केव के बॉटम तक गिर जाता है। वैंग को ये जेम खोना नहीं चाहिए, तो वो अपनी स्पेशल अवेयरनेस का यूज करके उस जेम को लोकेट कर लेता है। लेकिन उसके हॉरर
के लिए वो कुछ बहुत बड़ा पास ही महसूस करता है। सांप उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है। वैंग स्लिप हो जाता है और पिलर से नीचे गिर जाता है और सांप उसके पीछे डाइव कर लेता है। किस्मत से जो रोप उसके वेस्ट से बंधी होती है वो उसको गिरने से रोक लेती है, इसीलिए सांप उससे चूक जाता है और पानी में गिर जाता है। लेकिन कुछ ही देर में रोप टूट जाती है और वैंग भी पानी में गिर जाता है। अब उसके लिए डूबकर मरने का खतरा होता है, लेकिन सांप अभी भी उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है। वैंग अपना शवल उठाता है और सांप को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन शवल से कुछ नहीं होता। आखिरकार सांप उसे पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए स्क्वीज करने लगता है। वैंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे क्यूब डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दे, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि जब तक सांप उसे पकड़ के रखेगा तब तक वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। बस अपनी आखिरी कोशिश में वैंग शवल को सांप के अंदर घुसाता है ताकि वो उसे छोड़ दे। सांप उसे छोड़ देता है, लेकिन वैंग पहले ही हवा की कमी की वजह से बेहोश हो चुका होता है। सिस्टम अपने आप वैंग को क्यूब डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है और जब वैंग होश में आता है तो वो सिस्टम से कहता है कि वो अभी जो जेम्स कलेक्ट किए हैं उसे मर्ज करने वाला है। ये एक ऑप्शन है, लेकिन सिस्टम वैंग को बताता है कि इससे बेहतर तरीका है। अभी उसके पास 11 एलिमेंट्री पावर जेम्स है जो सिंथेसिस करके एक एडवांस पावर जेम बनाए जा सकते हैं। एक एडवांस पावर जेम उससे काफी ज्यादा ताकत देगा। वैंग ऑब्वियसली एक एडवांस पावर जेम चाहता है, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि जेम्स को एडवांस पावर जेम बदलने में 4 दिन लगेंगे और उनके पास उतना टाइम नहीं है। इसीलिए सिस्टम वैंग को कहता है कि वो 9 जेम्स को सिंथेसाइज करके एक एडवांस पावर जेम बना ले और बाकी के 2 जेम्स को अभी के लिए यूज कर सके ताकि वो सांप से लड़ने के लिए रेडी हो जाए। जैसे ही वैंग ने 2 एलिमेंट्री जेम्स को एब्जॉर्ब कर लिया, वो क्यूब डायमेंशन से टेलीपोर्ट करके वापस बाहर आ जाता है और सांप तुरंत उसे दोबारा अटैक करता है। लेकिन इस बार वैंग आसानी से सांप के अटैक को डॉज कर लेता है और उसे तुरंत मार डालता है। वैंग ऑनेस्टली इस फाइट के इतना आसान होने से डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उसने थोड़ा चैलेंज एक्सपेक्ट किया था, लेकिन फिर भी वो इसे इजी विन के लिए शुक्रगुजार करता है। वैंग सांप की लाश को देखने के लिए पानी में जाता है, लेकिन उसे सरप्राइज होता है जो वहां एक और पावर जेम उसे मिलता है जो काफी खूबसूरत लगता है। वैंग को इस जेम के साथ कुछ आइडिया आता है कि वो क्या करेगा। इस दौरान सुनजुन और हुआन एक क्लब में मिलते हैं और हुआन बिल्कुल रिवेंज लेने पर तुला होता है कि वो वैंग से बदला लेकर रहेगा। हुआन चाहता है कि वो वोंग से बदला ले, लेकिन सुनजुन को लगता है कि ये बेकार है। दोनों गैंग्स मिल भी जाए तो भी वो वोंग को नहीं हरा सकते, वो तो लिटरली सबको जमीन चटा देगा। लेकिन हुआन के पास एक प्लान है। वो सुनजुन को बताता है कि लुओ वापस टाउन में आ गया है। जैसे ही सुनजुन उसका नाम सुनता है उसकी फट जाती है। वो हुआन पे चिल्लाता है, तू पागल हो गया है क्या? उससे हेल्प मांगना मतलब अपने मौत के वारंट पे खुद साइन करना है। लेकिन हुआन इतना भी स्टूपिड नहीं है कि सीधा लुओ से जाके मदद मांगे। हाँ, वो इतना स्टूपिड जरूर है कि उसे मैनिपुलेट करने का प्लान बनाए ताकि वो खुद ही वोंग को हटा दे। हुआन याद दिलाता है कि 2 साल पहले लुओ टाउन से इसीलिए चला गया था क्योंकि उसका टकराव हो गया था एक आदमी से जो उससे भी ज्यादा पावरफुल था। उसका नाम था शिकुत्सिन। सुनजुन को शिकू के बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन उसे याद आता है कि शिकू का कुछ कनेक्शन था शेनयाओ से। फ्लैशबैक में शेनयाओ लाइब्रेरी में स्टडी कर रही होती है जब उसका फोन रिंग करता है। जैसे ही वो कॉल उठाती है एक आदमी उसे वार्न करता है, कोई तुम्हारे पीछे आ रहा है। नेक्स्ट सेकंड 4 सूट्स वाले आदमी उसे घेर लेते हैं। ये लोग क्लियरली चॉकलेट देने नहीं आए। शेनयाओ तुरंत उठती है और भागने लगती है, लेकिन डोर पे एक और एजेंट उसका रास्ता रोक लेता है। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है। कॉरिडोर के एंड में एक क्लोसेट जिसमें वो घुस जाती है और अंदर से लॉक कर लेती है। वो डर से कांप रही होती है और बाहर एजेंट्स डोर तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उस आदमी की आवाज फिर आती है, पीछे देखो। पीछे एक येलो एनर्जी का ब्लो फोर्ड कर रहा होता है और उसमें एक हाथ निकलता है जो शेनयाओ को खींच लेता है। वो आंखें बंद कर लेती है, तैयार हो जाती है जो भी होने वाला है उसके लिए। एजेंट जब तक अंदर पहुंचते हैं शेनयाओ ऑलरेडी गायब होती है। शिकू उसे ले जा चुका होता है। वो ही था जिसने उसे कॉल करके वार्न किया था। अब वो उसे एजेंट से जितनी दूर ले जा सके ले जा रहा होता है, फुल पार्कोर मोड ऑन। लेकिन एजेंट्स के पास एक और ट्रम्प कार्ड होता है, गन। शिकू हवा में होता है जब उसे गोली लगती है। वाउंडेड तो नहीं होता, लेकिन अब भागने में मुश्किल होता है। वो शेनयाओ को नीचे रखता है, उसके आसपास एक बैरियर बनाता है और खुद लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। शिकू लेज से जंप करके नीचे लैंड करता है और एक एजेंट को ऐसा पंच मारता है कि उसके कान से आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है। दूसरा एजेंट अटैक करता है, एक और पंच। 2 और एजेंट्स भी आ जाते हैं, लेकिन शिकू उनसे भी निपट लेता है। एक एजेंट फाइनली शिकू को पकड़ लेता है और दोनों हवा में स्कफल करते हैं। फिर वो एजेंट अपने 3 साथियों के हेल्प से शिकू को एक बिल्डिंग में पटक देता है
है, डस्ट सेटल होती है। तीनों एजेंट्स बेहोश, लेकिन शीकू बिल्कुल ठीक। बस एक और एजेंट बचा है। शीकू बिल्डिंग से बाहर आता है, अपना कोट उतारता है, मतलब सीरियस मूड ऑन। एजेंट अब थक चुका होता है। वो एक और बिल्डिंग उठाता है जैसे वो क्रिकेट बॉल हो और शीकू पे फेंक देता है। बिल्डिंग में जो लोग थे शायद उन्हें आज छुट्टी ले लेनी चाहिए थी, लेकिन शीकू चिल मोड में वो बिल्डिंग को हवा में ही रोक लेता है, उसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ता है और ब्लॉक्स एजेंट पे फेंक देता है। फिर वो ब्लॉक्स कंप्रेस करता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन के बाद दोनों शीकू और एजेंट एक मिरर डायमेंशन में जा पहुंचते हैं। शीकू थोड़ा इरिटेटेड होता है क्योंकि अब चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, उसे अब एजेंट से निपटना है। एजेंट फिर से गन निकालता है क्योंकि शायद उसे याद नहीं कि शीकू एक बिल्डिंग पकड़ चुका है, लेकिन अब ये मैटर नहीं करता क्योंकि इस नए डायमेंशन में गन्स वर्क नहीं करती और अब शीकू के पास टाइम भी कम हो रहा है। येलो एनर्जी उसे सराउंड करती है और एजेंट को हवा में उड़ा के पानी में डाल देती है। फिर टाइम रिवाइंड होता है। शीकू होप करता है कि अगले लूप में सब कुछ ठीक से हो। जब सब नॉर्मल होता है, शनियाओ फिर से लाइब्रेरी में अपने डेस्क पर होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके पास खड़ा होता है एक छोटा वोंग जो उससे पूछ रहा होता है, मैथ समझ नहीं आ रहा, हेल्प करोगी? प्रेजेंट में हुआन अपना प्लान कंटिन्यू करता है। उसका कहना है कि लुओ और शीकू के बीच एक पुरानी दुश्मनी है। अगर उन्होंने अपने कार्ड सही खेले तो वो वोंग को लुओ के साथ लड़ने पे मजबूर कर सकते हैं, शनियाओ को बेट की तरह यूज करके। अगले दिन वोंग और याओ डेट पे होते हैं, लेकिन याओ लेट आती है। जब वोंग उसे कॉल करता है तो वो फोन नहीं उठाती। ये उसके लिए काफी अजीब होता है क्योंकि याओ कभी भी उसके कॉल्स इग्नोर नहीं करती। शायद वो बिजी हो, तो वोंग डिसाइड करता है कि थोड़ा और इंतजार करे, लेकिन तभी उसके कान में कुछ लोगों की बात पड़ती है। वो किसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो याओ के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हुआ। वोंग को एक बहुत ही बुरा फीलिंग आता है तो वो बिना सोचे समझे वो तुरंत भाग पड़ता है याओ को चेक करने के लिए। जब वो वहां पहुंचता है तो उसका दिल टूट जाता है। पुलिस कार्स पूरे एरिया को घेर चुकी होती है। याओ की मां रो रही होती है क्योंकि याओ को किडनैप कर लिया गया होता है। पुलिस बोलती है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन वोंग वेट नहीं करने वाला। उसे पता लगाना है कि ये सब किसने किया। तभी उसकी नजर पड़ती है संजुन पर। वो भीड़ में से गुजर रहा होता है। वोंग को तुरंत शक होता है। थोड़ी देर बाद वोंग उसे एक अंधेरी गली में कॉर्नर करता है और सीधा पूछता है, बोल क्या किया है तूने? पहले तो संजुन ड्रामा करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फिर वोंग दीवार में एक पंच मारता है और बोलता है, अगले पंच तेरे सर के अंदर जाएगा अगर सच नहीं बोला तो। संजुन की फट जाती है। वो सब कुछ उगल देता है, पूरा प्लान बताता है जो हुआन ने बनाया था। दूसरी तरफ हुआन अपनी जिंदगी के डिसीजंस पे पछताता है, स्पेशली उन स्टूपिड ब्रेन सेल्स पे जो सोच रहे थे कि ये प्लान काम करेगा। लुओ ऑलरेडी समझ चुकी है कि हुआन उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और लुओ को ये बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन शीकू से उसकी पुरानी दुश्मनी भी है, तो अगर ये प्लान शीकू को बाहर लाने में काम आ सकता है तो लुओ गेम खेलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने हुआन को माफ कर दिया। तो अभी के लिए लुओ लिटरली हुआन के मुंह को गोल्फ बॉल बना के खेल रहा है। रूम के कोने में शनियाओ बंधी होती है और वो इतनी डर गई होती है कि लुओ की आंखों में देखने से भी बच रही होती है, लेकिन तभी लुओ सीधा उसके पास आ जाता है। वो कहता है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर झूठ बोला तो तुम्हारा फेस भी हुआन जैसा कर दूंगा। वो पूछता है, तुम्हारा शीकू के साथ क्या रिश्ता है? याओ शॉक में होती है क्योंकि उसने कभी शीकू का नाम सुना भी नहीं, लेकिन लुओ विश्वास नहीं करता। उसके पास रिकॉर्ड है कि शीकू ने अपनी जान दांव पे लगाई थी याओ को बचाने के लिए, तो ये कैसे हो सकता है कि याओ उसे नहीं जानती? ये हो सकता है कि शीकू ने अपनी पहचान छुपाई हो जब उसने याओ को बचाया, तो शायद याओ सच में नहीं जानती, लेकिन शीकू क्लियरली याओ के लिए कुछ फील करता है क्योंकि अभी तक वो उसे बचाने आया नहीं। ये थोड़ा अजीब है। लेकिन अगर शीकू आता भी है, लुओ के बटलर को शक है कि वो उसे जीत पाएंगे क्योंकि शीकू की पावर अननोन है और उनके फाइटर्स कितने भी प्रोफेशनल हो, शीकू का लेवल कुछ और ही लगता है। बटलर कहता है कि याओ को किल या हर्ट करना भी रिस्की होगा जब तक उनके पास प्रॉपर प्लान ना हो। लुओ ये बात समझ जाता है, थोड़ा शांत होता है और कहता है कि अभी के लिए याओ को कुछ नहीं होगा। वो रूम से चला जाता है वापस संजुन के पास। उसने अभी अभी वोंग को सब कुछ बता दिया है कि हुआन ने लुओ को कैसे कन्विंस किया है वो याओ को किडनैप करे ताकि शीकू बाहर आए, लेकिन वोंग को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछता है, ये शीकू कौन है और लुओ क्यों समझता है कि याओ उसे अट्रैक्ट कर सकती है? संजुन याद दिलाता है उस इंसिडेंट का जो सालों पहले शन याओ के साथ हुआ था, जब उसे ऑलमोस्ट किडनैप कर लिया गया था। पब्लिक वर्जन में बोला गया है कि एक गुड सैमिट्रन ने उसे बचाया था, लेकिन असल में वो आदमी शीकू था। तब से कई लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। शीकू कभी भी अपने ट्रेसेस नहीं छोड़ता, सिर्फ एक बार जब उसने लुओ के 2 उंगलियां तोड़ दी थी। तब से लुओ पागल हो गया है शीकू से बदला लेने के लिए। हुआन ने डिसाइड
किया कि वो इस पूरी सिचुएशन को अपने फायदे के लिए यूज करेगा। उसने लुओ को कुछ इन्फॉर्मेशन दी ताकि वो याओ को किडनैप कर ले, लेकिन एक बात क्लियर है, संजन पहले से ही इस प्लान के खिलाफ था, तो उसका कोई हाथ नहीं था इसमें। वोंग को सब कुछ समझ आ गया है, वो रेडी है याओ को बचाने के लिए, और क्योंकि संजन का इसमें कोई रोल नहीं था, वोंग उसे जाने देता है। थोड़ी देर बाद वोंग पहुंचता है एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जहां याओ को रखा गया है, लेकिन जैसे ही वो साइट के पास आता है, सिस्टम उसे वार्न करता है अंदर 7 पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हैं। वोंग समझ जाता है कि सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, तो वो सिस्टम से पूछता है वो एडवांस शेम का सिंथेसिस कंप्लीट हुआ। सिस्टम बताता है कि अभी 30 मिनट और लगेंगे। वोंग के पास ऑप्शन है वेट करने का, लेकिन उसे नहीं पता कि याओ सेफ है या नहीं, तो वो इंतजार नहीं कर सकता। जब वोंग बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा होता है, लुओ और उसकी टीम उसे देख लेती है। वो समझ जाते हैं कि वोंग कोई शीकू तो नहीं है, लेकिन लुओ को मजा आएगा उसे तोड़ने में, तो वो अपने मार्शल आर्टिस्ट को भेजता है एक एक करके, क्योंकि ग्रुप फाइट देख के मजा नहीं आता। वोंग गेट के पास पहुंचता है और लॉक तोड़ने ही वाला होता है जब उसका सामना होता है फर्स्ट मार्शल आर्टिस्ट पैब्लो से। पैब्लो से वार्न करता है ये लॉक पे एक सुपरनैचुरल बैरियर लगा हुआ है, अगर तूने ब्रूट फोर्स से तोड़ने की कोशिश की तो तुझे सवियर बैकलैश होगा और तू मर जाएगा। वोंग कहता है तो ठीक है, मुझे की दे दो, लेकिन पैब्लो मना कर देता है। उसे ऑर्डर है कि किसी को ऊपर जाने नहीं देगा और अगर कोई कोशिश करे तो मार डालना है। पैब्लो वोंग को एक मौका देता है पीछे हटने का, लेकिन वोंग कहता है मैं याओ को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, अगर पैब्लो रास्ता रुकेगा तो उसे मरना होगा। सिस्टम के हिसाब से पैब्लो का पावर लेवल है 52, जबकि वोंग अभी भी 50 पे है, यानी डिसएडवांटेज में है। पैब्लो पहला पंच मारता है जो फेटल हो सकता था, लेकिन वोंग डॉज कर लेता है और एक किक उसके फेस पे मार देता है, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पैब्लो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, वोंग थोड़ा फास्ट है, लेकिन उसके पंचेस कुछ खास डैमेज नहीं कर पा रहे। तभी वोंग रियलाइज करता है ये तो स्ट्रीट फाइट है। जब पैब्लो दोबारा चार्ज करता है, वोंग एक हैमर टेलीपोर्ट करता है अपने हाथ में और सीधा उसका स्कल क्रश कर देता है। पैब्लो अब डीप स्लीप मोड में चला गया है, शायद परमानेंटली। वोंग की उठाता है और सीढ़ियों से ऊपर जाता है। जब वो ऊपर पहुंचता है, सिस्टम उसे वार्न करता है अगला फाइटर का पावर लेवल है 75, लेकिन वोंग बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता, सीधा रूम में घुस जाता है। रूम के अंदर लाइट्स बंद है, पिच ब्लैक। इस फ्लोर का मार्शल आर्टिस्ट है ली, एक असासिन जिसे अंधेरे में अपनी प्रेजेंस छुपाने का फुल मास्टरी है। उसने सारे स्टैट पॉइंट्स स्टेल्थ में डाले हैं, तो वो इजिली स्नीक अटैक कर सकता है बिना पता चले, लेकिन ली भूल गया वैंग के पास स्पेशल अवेयरनेस है। वोंग को एग्जैक्ट लोकेशन पता होती है ली की। जैसे ही ली उसके पीछे से अटैक करता है, वोंग तुरंत इन्वेंट्री से एक बैट निकालता है और सीधा ली के नट्स पे हिट करता है। ऊपर के फ्लोर पे 2 और मार्शल आर्टिस्ट सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं। वो हैरान है, ये लड़का इतने इजीली सबको हरा रहा है। लेकिन वोंग का अगला अपोनेंट है बियोवुल्फ, और ऊपर से देख रहा लड़का कॉन्फिडेंटली बोलता है इस लड़के का कोई चांस नहीं, बियोवुल्फ उसे कुछ ही सेकंड्स में तोड़ देगा। लेकिन अगर किसी चमत्कार से वोंग जीत गया तो फिर उसे उन दोनों का सामना करना होगा, और स्पेशली वो लड़की तो ऑलरेडी एक्साइटेड हो रही है। वोंग फाइनली नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंचता है, बियोवुल्फ ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो बोलने ही वाला होता है इंप्रेसिव, तुम यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन तभी वैंग कटसिन्स स्किप करता है और सीधा उसके सर पर बैट से अटैक करता है। लेकिन बियोवुल्फ ने बैट पकड़ लिया और वैंग को ग्राउंड पे स्लैम कर दिया इतनी जोर से कि सांस ही निकल गई। वोंग तुरंत समझ जाता है मैं इस आदमी के अगेंस्ट खड़ा नहीं रह सकता, अभी तो नहीं। लेकिन तभी सिस्टम नोटिफाई करता है एडवांस जेम 95% कंप्लीट, सिर्फ 1 मिनट और, बस 1 मिनट सरवाइव करना है। वैंग को ये इजी लग रहा है? नहीं, बेवुल्फ ने तो कॉम्बो मोड ऑन कर दिया, पंचेस, स्लैम्स, किक्स। वोंग सिर्फ रैग्ड रहा है। वैंग एक डेस्पिरेशन किक ट्राई करता है, बेवुल्फ उसकी लेग पकड़ के तोड़ देता है, फिर वैंग का आर्म ब्रेक और उसे पिलर के ऊपर पंच करता है। वैंग लिटरली डेड होता, लेकिन तभी सिस्टम इंटीग्रेशन कंप्लीट, एडवांस जेम इंटीग्रेटेड। वैंग का बॉडी फुल्ली हील्ड, स्टैट्स स्काई रॉकेट और न्यू एनर्जी फ्लूड करता है उसके अंदर। अब फाइट का बैलेंस बदल चुका है। बेवुल्फ देखता है कि वैंग वापस खड़ा हो गया है तो रेडी हो जाता है राउंड 2 के लिए, बट वैंग वेट नहीं करता, एक पंच बेवुल्फ रूम के अक्रॉस उड़ जाता है, वॉल तक टकराता है। बेवुल्फ के चेहरे पर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है, मैं हार गया, मैं तो इलाइट वॉरियर हूँ, ये लड़का कौन है? उसके डाउट्स के आंसर वैंग देता है, ब्लैक फ्लैश, और बेवुल्फ सीधा वॉल्व पर नॉकआउट हो जाता है। ऊपर सर्विलियंस रूम में लुओ कैमरा फुटेज देख रहा होता है और वो फ्यूरियस है, मैंने इतने ट्रेन फाइटर्स हायर किए हैं और ये रैंडम लड़का उन्हें तोड़ रहा है। उसका बटलर काम वॉइस में कहता है अगले 2 फाइटर्स अलग लेवल के हैं, मिलियन मार्शल आर्टिस्ट अलायंस के मेंबर्स हैं, ट्रू प्रोफेशनल्स।
वो लड़का तो स्कैरी है ही, लेकिन वो लड़की वो तो और भी टेरिफाइंग है। जब से वो यहाँ आई है उसने एक रेस्ट्रिक्शन ब्रेसलेट पहना हुआ है ताकि वो अपनी पावर कंट्रोल में रखे, लेकिन अगर उसने वो हटा दिया तो कितनी डिस्ट्रक्शन होगी कोई सोच भी नहीं सकता। इस वक्त वोंग नेक्स्ट फ्लोर के स्टेयर्स चढ़ रहा होता है, लेकिन सिस्टम वार्निंग देता है हार्ट रेट एबनॉर्मल, सीवियर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस डिटेक्टेड। वोंग ऑलरेडी ये जानता है वो लोग ऊपर मॉन्स्टर्स हैं। उनकी ऑरा से ही वोंग काफी प्रेशर फील करता है, लेकिन उसका मिशन क्लियर है, याओ को बचाना है, कोई भी हो मैं रुक नहीं सकता। वोंग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के फ्लोर पे पहुंचता है और जैसे ही वो रूम में एंटर करता है उसका सामना होता है स्टोन और एक डेंजरसली एक्साइटेड लड़की से कुई। कुई खुश होती है, फाइनली तुम आ गए। वो तुरंत एक पावर स्कैनर निकालती है और वोंग के पास जाके स्कैन करने लगती है, लेकिन डिस्प्ले पे लिखा होता है EF वेवलेंथ 0। कुई कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्या 0? ये तो सुपर ह्यूमन नहीं है। स्टोन सर्वेलेंस फुटेज देखते हुए बोलता है, और ये कल्टीवेटर भी नहीं लगता, ना इंटरनल पावर ना कोई हाई लेवल टेक्निक, बस एक ही मूव दिख रहा है, लेफ्ट राइट गुड नाइट। कुई का फेस और ज्यादा ग्लो करने लगता है, बॉडी रिफाइनर होगा, मजा आएगा। वोंग अभी भी कुछ नहीं समझ रहा, बस ऑकवर्डली खड़ा है। कुई थोड़ा कंट्रोल करती है अपने एक्साइटमेंट को और फिर फॉर्मली कहती है, सॉरी थोड़ा ज्यादा हाइपर हो गई थी, मेरा नाम है कुई जिलिन, बट तुम मुझे डार्लिंग भी बुला सकते हो। वैंग थोड़ा ऑकवर्डली हाथ बढ़ाता है, मैं वोंग हूँ, ये गलती थी, बहुत बड़ी गलती। कुई उसका हाथ पकड़ के आयरन ग्रिप में ले लेती है, बिल्कुल छोड़ने का चांस नहीं देती, और जब तक वैंग उसके लिप्स में उलझा होता है वो उसके मुंह पे जोर का पंच मार देती है। वोंग का दिमाग घूम जाता है, लेकिन वो इक्वालिटी में बिलीव करता है तो सीधा एक अपर कट रिटर्न में दे देता है। पर प्रॉब्लम ये है कुई को ये सब पसंद है। वो स्माइल करती है, खून निकल रहा है नाक से, और कहती है और करो। वोंग तुरंत अपना हाथ छुड़ा के कहता है, तू पागल है, टोटल परवर्ट। कुई शोल्डर श्रग करती है, फिर वो चार्ज करती है और वोंग के स्टमक पे एक के बाद एक पंच बरसाने लगती है। वोंग उसका बाल पकड़ने की कोशिश करता है रोकने के लिए, लेकिन वोंग शॉक्ड रह जाता है और इसी बीच कुई उसे एक फ्लाइंग किक मार के दूसरे कोने तक उड़ा देती है। स्टोन कामली बोलता है, भाई तुम तो गए, बस दुआ करो। वोंग नीचे गिरता है, सांस फूली होती है, लेकिन कुई उसकी तरफ बड़ी डेवियश स्माइल के साथ चलती आ रही होती है। वो चैलेंज समझ के उठता है, चलो देखते हैं कौन ज्यादा पागल है। वोंग पूरा जोर लगा के उसके मुंह पे पंच मारता है, खून बह रहा होता है कुई के फेस से, लेकिन वो अब भी स्माइल कर रही होती है। ये दर्द मुझे और प्यारा लगता है, कुई कहती है। वो फिर से अटैक करती है और वोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो लेफ्ट राइट कॉम्बो शुरू कर देता है, एक के बाद एक पंच पूरे जान से। कोई एंजॉय कर रही होती है और स्टोन अब सीरियस हो जाता है, ये यूजुअल से ज्यादा क्रेजी हो गई है। जब फाइनली वोंग रुकता है, कोई डिसअपॉइंटमेंट से कहती है, बस इतना ही। फिर एक राउंड हाउस किक में उसे नीचे गिरा देती है। कोई अपनी पावर्स एक्टिवेट करने वाली होती है, लेकिन स्टोन रोकता है, कोई ये जगह सेफ नहीं है। कोई इग्नोर करती है, अगर मैं वोंग की एनर्जी एब्सॉर्ब कर लूं तो मैं और पावरफुल हो जाऊंगी, हमें आजादी चाहिए, है ना स्टोन। वो जंप करती है और अपने क्लॉज से वोंग का आर्म स्लैश कर देती है, खून बहने लगता है। वोंग पीछे जंप करता है, डिस्टेंस बनाता है और सोचता है कहाँ है वो। कोई डिसअपियर हो जाती है और जब वो अचानक वैंग के सामने आती है, उसका हाथ पकड़ के उसका खून चाट रही होती है। तो फिर से पागल हो गई है। वोंग उसे धक्का देता है, इन्वेंट्री से एक स्टाफ निकालता है और डेस्परेटली उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई बहुत स्ट्रांग होती है। वो वैंग को फिर से वॉल में फेंक देती है। कोई वैंग से हर मामले में बेटर है, चाहे स्पीड हो या स्ट्रेंथ। अगर वैंग को बचना है तो अब उसे फुल फोकस से लड़ना पड़ेगा। जैसे ही कोई दोबारा चार्ज करती है, वैंग मुश्किल से उसका अटैक डॉज करता है। उसकी थ्रोट स्लैश से बस थोड़ी दूर से ही मिस होती है। लगता है इस बार किस्मत काफी स्ट्रांग थी, क्योंकि जब वोंग काउंटर करने की कोशिश करता है, कोई वैनिश हो जाती है और अगले सेकंड ही उसके पीछे अपीयर हो जाती है। वो तुरंत अपने हाथ और पैर वोंग के आसपास लपेट लेती है और उसके शोल्डर में एक बड़ा सा कट कर लेती है। वोंग जोर लगा के उसे पीछे हटाता है, लेकिन तब तक कोई का मुंह उसके खून से भरा होता है और वो ट्रिप में होती है जैसे उसने कुछ हेवनली चख लिया हो। वैंग की एनर्जी इतनी प्योर होती है कि एक ही सिप से कोई लेवल अप कर लेती है, लेकिन अब वो कंट्रोल लूज करने वाली होती है। स्टोन तुरंत रिएक्ट करता है, उसे पता है अगर कोई ने अब अटैक किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो एक पैरालाइसिस नीडल कोई पर शूट करता है जो उसे तुरंत बेहोश कर देता है। वोंग लिटरली अपने अंदर ही अंदर पैनिक में होता है, भाई अगर स्टोन ने टाइम पे नहीं रोका होता तो मैं मर गया होता। स्टोन स्टर्न हो जाता है कि वोंग का ब्लड इतना प्योर था कि कोई
कुई एक ही सिप में ही बीस्ट मोड में चली गई, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है रिएक्ट करने का, उसे कुई को स्टेबल करना है। वो तुरंत एक एक्यूपंक्चर टेक्निक यूज करता है जो कुई की पार्शियल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्स करता है। धीरे धीरे कुई काम हो जाती है। वोंग कंफ्यूज्ड है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक बात तो पक्की है, कुई से वो जीत नहीं सकता, और अगर स्टोन भी उसी लीग का बंदा है तो ये फाइट तो और भी इम्पॉसिबल होने वाली है। लेकिन स्टोन अभी बिजी है कुई का ट्रीटमेंट करने में, तो वैंग एक मौका देखता है। वो चुपके से एक ब्रिक उठाता है और प्लान करता है स्टोन के सर पे मारने का। बस वो स्नीक कर ही रहा होता है कि स्टोन उसे स्पॉट कर लेता है। स्टोन तुरंत अपनी पावर से एक गस्ट ऑफ विंड भेजता है। वोंग हवा में उछल जाता है। उसे तो अटैक आता हुआ दिख भी नहीं रहा था। ओके, इससे लड़ना तो और भी डेंजरस होगा, वैंग सोचता है। स्टोन अब इस फाइट को जल्दी खत्म करना चाहता है ताकि कुई को दोबारा संभाल सके। वो एक विंड स्लैश वोंग की तरफ फायर करता है। नॉर्मली वोंग डॉज नहीं कर पाता, लेकिन उसका सिस्टम लास्ट सेकंड पे वार्निंग देता है तो वो बच जाता है। स्टोन एक और अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन कुई फिर से अनस्टेबल होने लगती है। स्टोन को अब कुई का ध्यान रखना पड़ता है और वो वैंग से कहता है, तेरे दोस्त को बचा ले, मैं इस वक्त उससे नहीं लड़ सकता। वैंग कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, मतलब तू फाइट क्विट कर रहा है? स्टोन कामली कहता है, मैं मिलियन अलायंस का मेंबर हूँ, हम गिव अप नहीं करते, लेकिन मैं ट्रूस प्रपोज कर सकता हूँ। वोंग समझता है कि ये उसका ओनली ऑप्शन है यहाँ से बच निकलने का, लेकिन ट्रस्ट करना मुश्किल है। क्या पता स्टोन पीछे से अटैक कर दे। तो वोंग थोड़ा ब्लफ करता है, अगर तू डिफीट एक्सेप्ट नहीं करता तो मतलब फाइट कंटिन्यू होगी। स्टोन डेफिनेटली जानता है कि वो वोंग का बैंड बजा सकता है, लेकिन कुई को छोड़कर जाना एक रिस्क हो सकता है। तो वो एक कॉइन निकालता है, एक मिलियन कॉइन। ये मिलियन अलायंस का ग्रेटेस्ट ऑनर है, वो कहता है। फिर वो अपने फिंगर में कट करता है और उसका एक ब्लड ड्रॉप कॉइन पे गिरा देता है। मैं ब्लड ओथ लेता हूँ, जब तक तू ट्रूस में रहेगा मैं तुझे अटैक नहीं करूंगा। अगर मैंने कसम तोड़ी तो तुरंत डस्ट बन जाऊंगा। ब्लड ओथ सीरियस होता है। वोंग समझता है कि इस बार स्टोन सच कह रहा है, फिर भी थोड़ा पेटी फील करता है, तो वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेता है जस्ट फॉर फन। स्टोन एनॉयड होता है, तू मजाक बना रहा है, लेकिन ओथ तो ले चुका है। तो कॉइन वोंग को दे देता है, जा निकल। वोंग जाते जाते एक लास्ट टॉन्ट मार देता है, भाई तुम जैसे ओवर पावर साइको ने मुझ जैसे बंदे के साथ ट्रूस किया है, क्या सीन है? स्टोन उसकी बात इग्नोर करता है, लेकिन जैसे ही वोंग निकलता है वो तुरंत एक कॉल करता है अपने एलाई को, मीशा करंट ट्रेनिंग मिशन कैंसिल कर रहा हूँ। मीशा शॉक्ड, क्या हुआ वहाँ? स्टोन मीशा को बताता है कि क्यों एक छोटी सी एक्सीडेंट का शिकार हो गई है, इस वजह से वो अभी बेहोश है। स्टोन डिटेल्स फोन पे नहीं बताता, उसे लगता है कि सेफ नहीं है, तो वो मीशा से कहता है मुझसे मिलने आ जा जल्दी। लेकिन अचानक मीशा का कॉल बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। स्टोन बार बार बुलाता है, मीशा तू ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। मीशा इस वक्त एक रूफ टॉप पर बेहोश पड़ी होती है और उस पर जो अटैक करता है वो था शीकू। कंस्ट्रक्शन साइट पर वापस लू सर्वेलियंस फुटेज देखना छोड़ चुका होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वोंग कभी भी स्टोन और कुई से नहीं जीत सकता। लेकिन तभी उसका लास्ट असासिन चू खड़ा हो जाता है और स्टेयर केस की तरफ चलना शुरू करता है। लू घबरा के पूछता है, चू तू क्या कर रहा है? चू कामली बोलता है, बाकी सारे असासिन्स गिर चुके हैं, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा फन ज्वाइन करने। लू की हालत खराब हो जाती है, उसे लगता है कि सिर्फ शीकू ही वो बंदा है जो स्टोन और कुई के आगे टिक सकता है। वो तुरंत अपने बटलर से पूछता है, ये चू जो बोल रहा है क्या वो सच है? बटलर कंफर्म करता है, हाँ सर, सारे असासिन्स हारे हैं, लेकिन इस बार शीकू नहीं, ये सब किया है वोंग ने। लू शॉक में है, क्या वोंग ने? पर स्टोन और कुई तो, बटलर एक्सप्लेन करता है, टेक्निकली उसने उन्हें डिफीट नहीं किया, उसने उनके साथ ट्रूस कर लिया। लू अब भी कन्विंस नहीं होता, लेकिन बटलर उसे वार्न करता है, सर ये प्लान अब बहुत रिस्की हो गया है, शीकू को ल्योर करना अब सेफ नहीं है, हमें तुरंत इवैक्यूएट करना चाहिए। लेकिन लुओ मना करता है, अगर मैं अब भाग गया तो लोग मुझे कावर्ड कहेंगे। फिर वो चू की तरफ मुड़ता है, तू अब भी मिशन पूरा कर सकता है, मैं तुझे ट्रिपल पेमेंट दूंगा। चू की आंखों में गुस्सा आ जाता है, तुझे लगता है मुझे पैसे से कंट्रोल कर सकता है? फिर वो अपने पपेट से एक एनर्जी स्लैश फायर करवाता है सीधा लू की तरफ, लेकिन बटलर फास्ट होता है, वो अटैक ब्लॉक कर लेता है, वरना लू का सर उड़ जाता। वो सिर्फ एक वार्निंग शॉट था। बटलर तुरंत टर्न करके लुओ से कहता है, अगली बार अगर आपने चू को गुस्सा दिलाया तो मैं भी आपको नहीं बचा पाऊंगा। जैसे ही वोंग अगले फ्लोर पे पहुंचता है, वो एक जोर का पंच मार के दरवाजा तोड़ देता है और एक खाली रूम में घुस जाता है। जब वो पहली बार यहाँ आया था, उसे सिस्टम ने बताया था कि इस बिल्डिंग में 7 पावरफुल लोग हैं। अभी तक वोंग ने सिर्फ 5 से फाइट की है, मतलब अभी भी कोई एक बंदा इस फ्लोर का गार्ड होना चाहिए। लेकिन जितना उसे दिख रहा है, ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, तो वो तुरंत मुड़ता है और देखता है कि शान और उसका पपेट एक सपोर्ट बीम पे बैठे हैं। शान कहता है कि वो वैंग का अगला अपोनेंट होने वाला है। वोंग सिस्टम से कहता है कि उसका पावर लेवल स्कैन करे, और सरप्राइज की बात यह है कि सिस्टम बताता है कि शैन की पावर सिर्फ 7 है।
एक नॉर्मल इंसान जैसे। लेकिन शैन काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। वोंग सिस्टम से कंफर्म करता है, क्या तुम श्योर हो? सिस्टम कहता है हाँ। शैन का पावर लेवल तो 7 ही है, लेकिन उसके कंधे पे जो पेपेट है उसका डिजाइन काफी कॉम्प्लेक्स है और वो एक इंटरमीडिएट लेवल जेम से पावर्ड है। शैन खुद मान जाता है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, लेकिन फिर भी वो अपने पैर पे एक तालिस्मान चिपका के वोंग का सर एक ब्रिक वॉल से मिलवा देता है। वोंग जोर से सांस ले रहा है। उस किक के बाद उसे यकीन नहीं हो रहा कि शैन ने इतने फोर्स से उसे कैसे मार दिया। शैन एक नॉर्मल बंदा सही, लेकिन उसकी एक सुपर पावर है। वो इतना अमीर है कि वोंग से तालिस्मान का पूरा स्टॉक खरीद सकता है। वोंग को ये बिल्कुल नहीं चाहिए था कि शैन ने वोंग से क्या सीखा, तो वो घबरा जाता है और बॉटल्स फेंकने लगता है उसकी तरफ, लेकिन शैन इजीली ब्लॉक कर लेता है सब कुछ। जब वोंग अटैक करता है तो शैन उसे गट पे किक मार के पैरी कर देता है। वोंग फिर से उठता है और दोबारा शैन पे झपटता है, लेकिन शैन की टेक्निक इतनी स्मूथ है कि वोंग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसे टच नहीं कर पा रहा और शैन हर मोमेंट का मजा ले रहा है। अब वो खुद चार्ज करने जा रहा है, लेकिन वैंग फेयर गेम खेलने के मूड में नहीं है, तो वो शैन की आंखों में मिट्टी डाल देता है। जब तक शैन टेम्पररी ब्लाइंड होता है, वोंग उस पे प्रेशर डालने लगता है। अब शैन उसके पंचेस इजीली डॉज नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से ग्राउंड होल्ड कर रहा है। वोंग एक पंच से उसे पीछे धकेल देता है, तो शैन बीम्स पे जंप करके एक बॉटल निकालता है, टिबन आई ड्रॉप्स, और उनसे अपनी आई साइट वापस ले आता है। अब शैन फिर से क्लियरली देख सकता है, लेकिन वोंग फुल फोर्स से अटैक करता है। शैन लॉक इन करता है, वोंग के पंचेस पकड़ता है और उसके सीने पे एक एक्सप्लोसिव तालिस्मान चिपका के उसके पंच मार के पीछे गिरा देता है। वोंग अब धीरे पड़ने लगता है, लेकिन शैन उसे ब्रेक देने के मूड में नहीं है। वो किक्स की बराज से वोंग को पीछे वॉल पे गिरा देता है। वोंग जल्दी से उठता है, लेकिन तभी उसके चेहरे के सामने एक शैन का पपेट जूम करके गुजरता है और उसे पता चलता है कि ये अच्छा नहीं है। पपेट ग्रीन एनर्जी ब्लास्ट से फायर करना शुरू करता है, तो वोंग को पूरा रूम घूम के बचना पड़ता है। कुछ देर बाद वोंग उस पपेट के पास पहुंचता है और उसे नॉकआउट कर देता है, लेकिन उसमें इतना वक्त लग गया कि शैन चुपके से उसके पीछे आ जाता है। वोंग इंस्टिंक्टिवली मुड़ता है और शैन का पंच उसके फेस पे पड़ता है, इतना पावरफुल पंच कि वोंग का मुंह से खून थूकता है। शैन अपने आप से काफी खुश होता है, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने वोंग को अपने बाल पकड़ने दे दिए। अब वो स्ट्रगल कर रहा है ताकि वोंग उसका बाल छोड़ दे, लेकिन वोंग के चेहरे पे एक डेविलिश स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे पता है अब क्या करना है। वोंग उसके बालों को अपने हाथ के अराउंड लपेट लेता है और एक्स्ट्रा डिसरिस्पेक्ट के लिए अपने हाथ पे थूकता है और एक ऐसा पंच मारता है जो शैन को पूरे रूम में उड़ा देता है। वोंग के हाथ में अब भी शैन के बाल का एक झुंड है और वो अपने पंच से फुल्ली सेटिस्फाइड है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि शैन तो एक नॉर्मल ह्यूमन है, तो उसे फुल पंच मारना शायद उसकी जान ले सकता था। वो शैन के बॉडी की तरफ देखता है थोड़ी चिंता के साथ, लेकिन शैन अभी भी जिंदा है। उसने पहले से अपने सीने पे एक रिवाइवल तालिस्मान चिपका रखा था इमरजेंसीज के लिए, लेकिन बैड लक वो तालिस्मान उसके बालों को रिवाइव नहीं कर सकता। शैन खुद इम्प्रेस्ड है कि वोंग उससे लगभग मार ही चुका था, तो अब वो कसम खाता है कि चाहे कितनी भी चालें चलनी पड़े वो वोंग को हरा के ही रहेगा। सबसे पहले शैन टिपन हेयर ग्रोथ क्रीम लगाता है और अपने बाल वापस उगाता है। फिर वो अपने पूरे बॉडी पे हर तरह के एनहेंस तालिस्मान चिपका लेता है, जिससे उसकी पावर लेवल स्काई रॉकेट हो जाती है। अब नए पावर के साथ वो वोंग को स्पीड ब्लिट्स करता है और रूम के चारों तरफ कॉम्बो जगल से उड़ा रहा होता है। वोंग पूरी कोशिश करता है काउंटर करने की, लेकिन जैसे ही वो पंच मारने जाता है शैन उसके हाथ पे 7 तालिस्मान्स चिपका देता है और तुरंत वोंग को लगता है जैसे उसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई हो। उसके बाद शैन उसके सीने पे एक्सप्लोसिव तालिस्मान चिपका के उसे हवा में उड़ा देता है और वोंग सीधा बिल्डिंग से नीचे गिरता है, लेकिन लास्ट सेकंड पे वो खुद को बचा लेता है। बस तभी शैन का पपेट उस पर फिर से ग्रीन ब्लास्ट फायर करता है। वोंग ब्लास्ट से बचने के लिए रूम में दौड़ता है और पपेट को पकड़ लेता है ताकि वो फायर ना कर सके। तभी शैन मैजिक कंट्रोल थ्रेड का रूप बना के वोंग को बिल्डिंग के आसपास घुमा देता है और फिर एक और वॉल में स्लैम कर देता है। वो हिट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वोंग ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था। धीरे धीरे होश में आते हुए उसे शैन उसकी तरफ चलते हुए दिखाई देता है। शैन कहता है, वो जो तालिस्मान तेरे ऊपर चिपकाए थे ना, वो 3.5 मिलियन के पड़े मुझे। वोंग बोलता है, मुझे तेरी शॉपिंग लिस्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसी मोमेंट में शैन तालिस्मान से एक्टिवेट करता है और वोंग का हाथ इतना हैवी हो जाता है कि वो बेयरली मूव कर पाता है। शैन इस मोमेंट का फायदा उठा के एक स्पेशल एक्सप्लोजन तालिस्मान रेडी करता है और वोंग पर फेंक देता है। एक मैसिव फायर एक्सप्लोजन होता है। लू वो सब कुछ अपने सिक्योरिटी कैमरा से देख रहा होता है और वो शैन की स्ट्रेंथ से काफी इंप्रेस्ड होता है, लेकिन जस्ट जब शैन को लगता है कि उसने फाइनली वोंग को खत्म कर दिया, वोंग फ्लेम से जिंदा निकलता है बिल्कुल अनहार्म्ड। लास्ट सेकंड पे उसने
उसने अपने इन्वेंटरी से एक शवल निकाल लिया था जो उसे एक्सप्लोजन से बचा लेता है। शान गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि वो तालिस्मान भी उसे महंगा पड़ा था। वो फिर से अपना पपेट वोंग की तरफ भेजता है और पपेट एक ह्यूज ब्लास्ट चार्ज करता है, लेकिन ब्लास्ट होने से पहले वोंग अपने शवल से पपेट को हवा में ही ठोक देता है। वो कंट्रोल स्ट्रिंग पकड़ लेता है और क्योंकि अभी भी उसके ऊपर वेट टैलिस्मान्स लगे हैं, वो इतना हेवी हो चुका है कि शान उसे खींच भी नहीं पाता। वोंग उससे खींच के वापस ले आता है और एक पंच से दूर उड़ा देता है। उसके बाद वो ह्यूमन पैडल बॉल जैसा गेम खेलता है शान के साथ, जब तक एक बड़ा पंच कंट्रोल स्ट्रिंग तोड़ नहीं देता और शान सीधा वॉल में क्रश हो जाता है। शान के लंग्स से सारी हवा निकल जाती है। फाइट ओवर। वोंग रिलैक्स्ड फील करता है, बस इतना थक गया है कि आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो रहा है। वो फाइनल डोर की तरफ बढ़ता है ताकि शन याओ को बचा सके। इसी बीच लुओ का बटलर उसके पास आता है और कहता है कि हमें बिल्डिंग से तुरंत निकलना चाहिए, शान हार गया है, अब अगर शीकू आया तो आपको कोई चांस नहीं बचा पाएगा। लेकिन लुओ अभी भी जाना नहीं चाहता। उसका बटलर सिर्फ उसे बचाना चाहता है क्योंकि अगर लुओ यहीं मर गया तो ये फैमिली के लिए बदनामी होगी। लेकिन कुछ चीजें फैमिली नेम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उस दिन जब लुओ ने शीकू के हाथों में अपनी फिंगर खोई थी, उसने अपनी प्राइड भी खो दी थी। अब वो जी के क्या करेगा जब तक स्कोर सेटल नहीं होता। उसके पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है और वो सब कुछ रिस्क करने के लिए रेडी है। वहीं नीचे वोंग को एक बीपिंग साउंड सुनाई देती है। वो मुड़ के देखता है कि शान के पपेट के अंदर जो इंटरमीडिएट जेम था वो ब्लास्ट होने के लिए सेट किया गया है, शान का फाइनल ट्रैप। शान तुरंत बिल्डिंग से जंप मार देता है ताकि ब्लास्ट रेडियस से बाहर जा सके और एक ग्रेविटी तालिस्मान यूज करके हवा में फ्लोट करता है। सेफ डिस्टेंस पे पहुंचकर वो ब्लास्ट एक्टिवेट करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी वोंग हवा में उसकी तरफ जंप करता है और शान समझ जाता है कि वो एक और फाइट नहीं झेल सकता, तो वो अपने एक्सप्लोजिव्स तालिस्मान यूज करता है वोंग को रोकने के लिए। एक्सप्लोजन से वोंग का डायरेक्शन हिल जाता है, लेकिन वो एक नियर बाय क्रेन पकड़ लेता है और उससे स्विंग करके शान की तरफ वापस आता है। शान तुरंत कुछ ग्रेविटी तालिस्मान गिरते हुए पत्थर पे चिपकाता है और एक रॉक को प्लेटफॉर्म बना के बाकी तालिस्मान वोंग पे फेंकता है। वोंग हवा में घूमता हुआ एक पत्थर पे गिरता है तो शान दूसरे रॉक्स पे एक्सप्लोजिव तालिस्मान चिपका के ऊपर फेंकता है। जब शान एक्सप्लोजन ट्रिगर करता है, वोंग अपना शवल निकालता है और पत्थर को अपने पैर के नीचे सेट करता है। एक्सप्लोजन होता है और वो रॉक वोंग को हवा में रॉकेट कर देता है सीधा शान की तरफ। शान फिर बाकी एक्सप्लोजिव डेवरिस खींचता है वोंग को रोकने के लिए और इस बीच वो काम करता है। वोंग ब्लास्ट से नॉकआउट हो जाता है। तभी वोंग को याओ का विजन दिखाई देता है। उसे याद आता है कि वो ये सब किसके लिए लड़ रहा है, याओ को बचाने के लिए। अचानक वोंग की आंखें खुल जाती है और जितनी भी ताकत उसके बॉडी में बची होती है उस सब को इकट्ठा करके वो शान को एक ऐसी पंच मारता है जो उसे सीधा जमीन के अंदर गाड़ देता है, बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के। उस पंच के बाद शान का उठना तो नामुमकिन है और फ्रैंकली वोंग भी शायद मर ही जाता, लेकिन लास्ट सेकंड में सिस्टम उसे क्यूब स्पेस के अंदर खींच लेता है, इसीलिए वो अभी भी जिंदा है। वोंग कुछ देर बाद होश में आता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही होती है, याओ की सेफ्टी। सिस्टम उसे बताता है कि जब उसका पंच शान से टकराया तभी शान की एनर्जी सडनली डिसअपियर हो गई। हो सकता है शान ने लास्ट मोमेंट पे टेलीपोर्ट करके अपनी जान बचा ली हो, बस अपने कपड़े छोड़ के निकल गया। वोंग इरिटेट होता है कि शान अभी भी कहीं जिंदा है, लेकिन उसके पास अभी टाइम नहीं है उसकी चिंता करने का, उसे शन याओ को बचाना है। वो बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर पे जाता है और याओ को बुलाता है। सर्च करते वक्त उसे हुआन एक कोने में छुपा हुआ मिलता है और उसे याद आता है कि ये पूरा कांड हुआन की वजह से शुरू हुआ था। वोंग उसे धमकी देता है, अगर याओ को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। हुआन घूरने लगता है और वोंग उससे पूछता है, याओ कहाँ है? हुआन एक बोर्डेड वॉल की तरफ पॉइंट करता है। वोंग वहां जाके प्लैंक्स तोड़ना शुरू करता है। जैसे ही वो अंदर देखता है उसे याओ दिखती है बंधी हुई और उसका चेहरा रुक जाओ कह रहा होता है, लेकिन वोंग उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ उसे फ्री करने में लगा होता है। वो उसके रोप्स खोल देता है और फिर याओ अपने मुंह से टेप हटा के कहती है, लुओ ने इस चेयर के नीचे बॉम्ब लगाया है, अगर मैं उठ गई तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। वो कहती है, मुझे छोड़ दो, खुद को बचाओ, लेकिन वोंग बोलता है, आज पूरे दिन बॉम्ब से खेल रहा हूँ, एक और ही सही। वो बॉम्ब हटाने ही वाला होता है तभी लुओ अचानक रूम के एंट्रेंस पे आ जाता है और एक आयरन डोर लगा देता है ताकि कोई भाग न सके। सारा रूम शॉन के टालिस्मान से कवर्ड होता है, इसलिए वोंग टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकता जो उसका ओरिजिनल प्लान था। वोंग सिस्टम से पूछता है, इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने का कोई तरीका है? सिस्टम कहता है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वोंग एक क्रेजी आइडिया सोचता है। वो बॉम्ब को क्यू स्पेस में स्टोर कर देता है, अगर बॉम्ब फटेगा भी तो कम से कम याओ सेफ रहेगी, वो कहता है। वोंग याओ को बताता है, सब ठीक है अब। याओ उसे हक करती है, वो सच में वरीड थी उसके लिए। लेकिन जैसे ही बॉम्ब क्यू स्पेस के अंदर फटता है, याओ के चेहरे पे वोंग का खून चिपक जाता है। वोंग जमीन पे गिरता है कोमा लाइक स्टेट में। याओ चीखती
है, उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन वोंग हिलता तक नहीं। तभी लुओ गुस्से से पागल होता है क्योंकि बॉम्ब ने याओ को नहीं मारा जैसा उसने प्लान किया था। वो फाइनली डिसाइड करता है कि अपना मिशन पूरा करेगा। वो रूम में घुसता है और याओ की पीठ में 2 गोलियां मार देता है। याओ का बॉडी झटक जाता है और सब कुछ खामोश हो जाता है। उसी वक्त लुओ का बटलर आता है और कहता है शीकू आ गया है, हमें तुरंत निकलना होगा। लुओ और बटलर भाग जाते हैं वोंग और याओ को मरने के लिए छोड़कर। वोंग जो ब्लास्ट से बच तो गया लेकिन अभी भी कंफ्यूज्ड और हाफ कॉन्शियस होता है, स्लोली होश में आता है। उसके हाथ में खून लगा होता है और वो रियलाइज करता है याओ को गोली लगी है। पेन में भी वो खुद को फोर्स करता है, मुझे याओ को हॉस्पिटल ले जाना है। लेकिन उसी वक्त शीकू सामने आता है। वो वोंग को कहता है तुम उसे नहीं बचा पाओगे और 1 सेकंड में वो याओ को वैंग के हाथों से टेलीपोर्ट कर लेता है। वोंग को कुछ समझ नहीं आता। उसके लिए एक रैंडम बंदा आया और याओ को लेके कहीं जमकर गया। वो तुरंत विंडो पे जाता है और नीचे देखता है एक्सपेक्टिंग कि शायद याओ गिर के मर गई होगी, लेकिन नीचे वो देखता है शीकू हवा में फ्लोट कर रहा है। शीकू कहता है मैं ही हूँ जिसने ये सब शुरू किया, अब मैं ही इसे खत्म करूंगा। और उसी के साथ वो याओ को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है। वोंग बस वहीं खड़ा रह जाता है पूरी तरह से टूटा हुआ। जब से शीकू ने याओ को ले लिया उसके पेरेंट्स को अब तक पता नहीं कि वो कहाँ है। इस वजह से वो लोग पूरी तरह से टूट गए हैं और वोंग भी अंदर से टूटा हुआ है क्योंकि वो खुद को जिम्मेदार मानता है याओ को प्रोटेक्ट ना कर पाने के लिए। अब सिर्फ याओ ही नहीं गई बल्कि क्यूब भी अब उसका कहना नहीं सुन रहा। अब सच में वो पावरलेस फील कर रहा है। हाँ, उसके पास अभी भी टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट रीसेट हो चुकी है। जो डैमेज उसने लिया उसके बाद मतलब अभी के लिए उसके पास याओ को रेस्क्यू करने की कोई उम्मीद नहीं है। तभी अचानक एक कार उसके पास रुकती है और एक औरत अम्ब्रेला के साथ बाहर निकलती है। वो सीधा वोंग के पास जाके कहती है कि उसे एक छोटी सी बात करनी है, लेकिन वोंग बिल्कुल भी मूड में नहीं होता तो वो उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। फिर वो कहती है कि उसे पता है लुओ कहाँ है और ये सुनकर वोंग का ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला जाता है क्योंकि उसे अभी भी लुओ से बदला लेना है। उसी ने तो याओ को पीठ में गोली मारी थी। वोंग उसे तुरंत पूछता है कि लुओ कहाँ है, लेकिन वो कहती है कि वो बताएगी लेकिन पहले वोंग को उसके साथ चलना पड़ेगा। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाके बात करते हैं। जैसे ही वो दोनों बैठते हैं वोंग फिर से कहता है उसे लुओ का लोकेशन बताओ, लेकिन इस बार वो औरत कहती है कि उसके पास एक सवाल है, सिर्फ एक, उससे पहले कि वो कुछ भी बताए। वोंग मान जाता है तो वो पूछती है कि क्यों उसे लगता है कि सुपर ह्यूमन पावर्स दुनिया के सामने पब्लिक नॉलेज नहीं है जबकि उनसे इतना केओस और डिस्ट्रक्शन हो सकता है। वोंग सोचता है कि शायद ये लोग बस अपने ट्रैक्स अच्छे कवर कर लेते हैं, लेकिन वो कहती है कि वोंग गलत है। वो एक्सप्लेन करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज का हर एविडेंस कवर अप करती है। वोंग कहता है कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि उसे अब फर्क पड़ना चाहिए क्योंकि वो काफी टाइम से उसे शैडोज में प्रोटेक्ट कर रही है। वोंग को ये बात थोड़ी फनी लगती है क्योंकि वो कहता है अगर वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है तो उसके पीछे खड़े 3 बंदे गन्स के साथ क्या कर रहे हैं। ये सुनकर मु, जो उस औरत का नाम होता है, वो थोड़ा पैनिक करती है और गन निकालने जा रही होती है, लेकिन वोंग ऑलरेडी अवेयर होता है गन के बारे में क्योंकि उसकी स्पेशल अवेयरनेस उसे सब कुछ फील करवा देती है। वोंग उससे कामली कहता है कि अपना नेक्स्ट मूव सोच समझ के लेना क्योंकि वो लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन गन उस पर पॉइंट करने का कोई मतलब नहीं। मु थोड़ा काम होती है और पूछती है क्या वोंग उसकी बात पर शक कर रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सुपर ह्यूमंस को हैंडल करती है। वोंग एक्चुअली मानता है कि ये सच हो सकता है। उसने पहले कभी सीरियसली नहीं सोचा था, लेकिन अब लगता है कि जब दुनिया में इतने सुपर ह्यूमंस है तो कोई तो होगा जो उन्हें मैनेज करता होगा। लेकिन वोंग कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि मु उससे क्या चाहती है। मु कहती है कि वोंग जैसे नए सुपर ह्यूमन डेंजरस टारगेट बन सकते हैं दूसरे लोगों के लिए, इसीलिए वो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन अब उसे वोंग से थोड़ा हेल्प चाहिए। वोंग गेस करता है क्या तुम मुझे मर्सनरी बनाना चाहते हो जैसे तुम्हारे बाकी 2 आदमी वहां बैठे हैं। लेकिन जब वोंग उनका पावर लेवल स्कैन करता है तो उसे लगता है कि वो लोग उसके कंपैरिजन में काफी वीक हैं। मू का एक सबऑर्डिनेट वार्न करता है कि वोंग ऑलरेडी बी लेवल से ऊपर जा चुका है तो उसे काम देना रिस्की हो सकता है, लेकिन मू कहती है कि रिस्क वर्थ इट है और उसे बस 3 मिशंस कंप्लीट करने हैं, उसके बाद वो उसे लुओ को लोकेशन दे देगी। वोंग मान जाता है लेकिन कंडीशन रखता है कि उसे शीकू के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए और मू बिना किसी हेजिटेशन के मान जाती है। वो एक फोल्डर टेबल पर साइड पे रखती है और कहती है ये उसका फर्स्ट मिशन होगा, उसे एक इंपॉर्टेंट पर्सन का बॉडीगार्ड बनना होगा। वोंग को ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि इसका मतलब है कि उसे अपनी काफ़ी क्लासेस मिस करनी पड़ेगी, लेकिन मू कहती है कि सिर्फ 1 दिन का काम है और जॉब के लिए उसे 50,000 मिलेंगे जो वोंग के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा है।
वोंग थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है और पूछता है कि क्यों उसे लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा। मू कहती है कि अगर उसे कुछ बुरा करना होता तो वो उसे यहाँ फ्रेंडली बातें करने नहीं बुलाती, हाँ गन वाला सीन छोड़ के। वोंग को ये काम करने से पहले असेसमेंट टेस्ट भी देना पड़ेगा अपने कैपेबिलिटीज को प्रूव करने के लिए, और मू एक्साइटेड है देखने के लिए कि वोंग कितना केपेबल है। मू और उसकी टीम वहां से निकल जाती है और वोंग अकेला रह जाता है मिशन फोल्डर के साथ। उसे ये लोग थोड़े अजीब लगते हैं, लेकिन अगर उसे याओ को बचाना है तो उसे जितनी इन्फॉर्मेशन मिले वो सब लेनी पड़ेगी, और अभी के लिए मू ही है जिसके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है। जब मू अपनी कार में अपने सबऑर्डिनेट के साथ थी, उसने उससे पूछा कि उसने वोंग जैसे इंसान से हेल्प क्यों मांगी। उसका कहना था कि वोंग काफी अनप्रिडिक्टेबल है और ऐसे बंदे को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। मू ये बात समझती है, लेकिन वो कहती है कोई भी गेम रिस्क के बिना नहीं खेला जाता। अगर वो वोंग पर रिस्क नहीं लेगी तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो नहीं करेगी। और वैसे भी मू ने वोंग पर पहले से ही थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया है। उसे लगता है कि वोंग अच्छा लड़का है। उसके पावर्स को जागे हुए 1 महीना हो चुका है और अब तक उसने कोई बुरा काम नहीं किया। उसने ऑलरेडी काफी बी लेवल फाइटर से अकेला फाइट किया है, इसीलिए वो अभी के लिए बी लेवल कहलाता है उनके रिकॉर्ड्स में। लेकिन मू के दिल में फीलिंग है कि वोंग उससे भी ज्यादा केपेबल है। लेकिन मू को ये भी नहीं पता कि वोंग पूरा कन्वर्सेशन सीक्रेटली सुन रहा है, क्योंकि उसने अपने क्यूब मू की कार में छुपा के रखा है और वो खुद एक सब स्पेस में छुपा हुआ है। अब उसे ये पता चल गया है कि मू उसका यूज कर रही है अपने फायदे के लिए, और सरप्राइजिंगली उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है, क्योंकि अगर मू सिर्फ उसे यूज करना चाहती तो उसे हैंडल करना इजी होगा। लेकिन जैसे ही वो और सुनता है, मू का सबऑर्डिनेट पूछता है क्या तुम सच में वोंग को लुओ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हो, क्योंकि बाहर लोगों को पता चलेगा कि उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। मू कहती है चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है। वोंग को लुओ के फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो मैं उसे बस कुछ नॉन क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन देकर उसे साइड कर दूंगी। ये सुनकर वोंग अंदर से गुस्से से भर जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि मू उसे उल्लू बना रही है। लेकिन अभी के लिए उसके पास कोई और लीड नहीं है, ना लुओ पर ना शिकू पर। तो वो डिसाइड करता है कि अभी के लिए गेम में एक्ट करेगा, लेकिन मू को इस बात का बदला मिलेगा। अगली सुबह वोंग असेसमेंट लोकेशन पर जाता है, लेकिन जीपीएस उसे एक रैंडम फॉरेस्ट के बीच ले जाता है जहाँ कुछ फेमिलियर नहीं लगता। उसे डाउट होता है कि शायद वो गलत जगह आ गया है, लेकिन फिर उसे पेड़ों के बीच एक हाउस नजर आता है, और जैसे ही वो गेट के पास जाता है गेट अपने आप खुल जाता है। मैंशन के अंदर ऑलरेडी कई फाइटर्स जमा हो चुके हैं, सब असेसमेंट के लिए आए हैं बिल्कुल वोंग की तरह। कुछ ही वक्त बाद एक आदमी सबके सामने आता है, उसका नाम शू है, और वो अनाउंस करता है कि असेसमेंट अब स्टार्ट होने वाला है। शू कहता है अगर तुम्हें बॉडीगार्ड बनना है तो तुम में होनी चाहिए लॉयल्टी, ऑब्जर्वेशन, स्पीड और स्ट्रेंथ। टेस्ट यही चेक करेंगे कि तुम इन सब क्वालिटीज में कितने सूटेबल हो। पहला टेस्ट ऑब्जर्वेशन स्किल होगा। पहले रूम में एक कसिनो जैसा सेटअप है और रूल सिंपल है, हर कंटेस्टेंट को 5 चिप्स दिए जाएंगे और उन्हें 10 चिप्स जमा करने होंगे नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। चोरी करना स्ट्रिक्टली मना है, तो हम सिर्फ गेम्स जीत के ही चिप्स कमा सकते हैं, किसी से छीन नहीं सकते। वोंग थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, उसे लगा था कि फिजिकल फाइट होगा, लेकिन वो खुश है कि उसे किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि ये गेम्स कैसे जीते जा सकते हैं। तभी एक आदमी उसके पास आके कहता है तुझे सिर्फ 5 चिप्स और जीतनी है, लेकिन ऑब्वियसली ये इतना सिंपल नहीं होगा। वो वोंग को स्लॉट मशीन से दूर रहने का एडवाइस देता है, क्योंकि कसिनोस इन्हें रिग करते हैं और यहाँ जैकपॉट जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। उसके हिसाब से हाई लो गेम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, स्टैटिकली वो ज्यादा फेयर होता है, और कार्ड गेम्स तो और भी ज्यादा रिग्ड होते हैं, तो हाउस के अगेंस्ट खेलना ऑलमोस्ट हमेशा लॉस ही देता है। ये सब कहने के बाद उस आदमी के पास वोंग के लिए एक प्रपोजल होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वोंग तो कुछ मिनट पहले ही चला गया था एक ऐसा गेम ढूंढने जो वो जीत सके। दूसरी तरफ वोंग कसिनो में इधर उधर घूम रहा होता है, तभी उसकी नजर एक गेम पर पड़ती है जहाँ एक कॉइन को 3 कप्स के नीचे छुपाया जाता है और प्लेयर को गेस करना होता है कि कॉइन किस कप के नीचे है। अभी जो बंदा खेल रहा होता है वो अपने सारे चिप्स हार गया क्यूब अटेंडेंस से, और वोंग को लगता है कि यहाँ कुछ तो स्कैम है, लेकिन अभी तक उसे समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या। तभी पहले वाला आदमी वोंग के पास आता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ कब गेम में बेट लगाना चाहेगा। वोंग पूछता है कि क्या वो श्योर है, क्योंकि गेम थोड़ा फिशी लग रहा है, लेकिन वो आदमी सोचता है कि वोंग तो कोई नया लड़का है, तो अगर उसके अगेंस्ट खेलेगा तो इजीली जीत जाएगा। वो वोंग को टॉन्ट करता है और कहता है क्या डर गए, लेकिन वोंग के पास तो स्पेशल अवेयरनेस है, तो ये गेम एक्चुअली उसके लिए परफेक्ट है। वोंग फाइनली चैलेंज एक्सेप्ट करता है, वो अपने सारे चिप्स टेबल पर डाल देता है। वो आदमी भी सेम करता है, सोचता है कि अब तो वोंग के सारे चिप्स उसके हो जाएंगे। गेम शुरू होता है और दूसरा बंदा कप्स पर अपनी आंखों पर ध्यान से नजर रखता है जब तक वो लेडी चिप्स को शफल्स करती है। वोंग स्माइल करता है, उसे फाइनली समझ आ गया कि स्कैम क्या है। लेडी दोनों प्लेयर से गेस मांगती है। वो आदमी कॉन्फिडेंटली कहता है लेफ्ट कप के नीचे कॉइन है। जब वोंग की बारी आती है वो कहता है कॉइन तो उस लेडी के हाथ में है।
सब लोग सोचते हैं वोंग पागल हो गया है। लेडी भी उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि कोई कप ही चूज करे, लेकिन वोंग श्योर है कॉइन उसके हाथ में ही है। लेडी फिर चुपके से कॉइन अपने लेफ्ट हाथ से राइट हाथ में शिफ्ट कर लेती है, एक छोटी सी ट्रिक, लेकिन वोंग इसे इजीली देख लेता है। अपनी अवेयरनेस की वजह से वोंग उससे कहता है दोनों हाथ खोल के दिखा। लेडी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो कॉइन दिखाती है और सबको पता चल जाता है कि वोंग जीत गया। टेक्निकली लेडी ने कोई रूल नहीं तोड़ा क्योंकि डर्टी प्लान यहाँ अलाउड है, लेकिन वो दूसरा आदमी शॉक्ड है। उसने तो क्लियरली कॉइन लेफ्ट कप के नीचे देखा था। थोड़ा सोचने के बाद उसे लगता है कि लेडी के पास इनिशियली 2 कॉइन्स थे। एक कॉइन उसने कप के नीचे रखा और जब प्लेयर ने गेस किया कप के नीचे का ट्रैप डोर ओपन हो गया और कॉइन गायब हो गया। वो गुस्से में लेडी को साइड करता है और टेबल के नीचे टैप डोर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं। लेडी कहती है हार मान लो और आगे बढ़ो। वो बंदा गुस्से में हैरान होता है कि उसे कितनी इजीली बेवकूफ बना दिया गया, और सबसे ज्यादा शौक उसे इस बात का लगता है कि वोंग जैसे सिंपल लुकिंग लड़के ने ये स्कैम पकड़ लिया। इसके बाद वोंग बाकी टेस्ट भी आसानी से क्लियर कर लेता है। असेसमेंट के एंड में वोंग और कुछ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं मिशन के लिए ऑफिशियल बॉडीगार्ड्स के तौर पर। जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हें मिलवाया जाता है उस आदमी से जिसने पूरा सेटअप किया था, मिस्टर पियो। वो सबको बधाई देता है कि उन्होंने क्वालिफाई किया उसके बॉडीगार्ड बनने के लिए, और वो श्योर है कि इनके होने से बैंकेट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके पास और कुछ कहने को नहीं होता तो वो अपनी असिस्टेंट सू को कहता है कि इन सबको टर्म्स और कंडीशंस समझा दे। शू बताता है कि बेस पेमेंट 3 मिलियन के अलावा और भी इंसेंटिव्स मिलेंगे। ये सुन के वोंग शॉक हो जाता है क्योंकि उसे तो सिर्फ 50,000 मिलने की बात बोली गई थी। वो शू से पूछता है कि क्या वो सच बोल रहा है 3 मिलियन के बारे में, और शू एक्सप्लेन करता है कि एडवांस पेमेंट उसके एजेंट म्यूकिन को भेज दिया गया है। तो बेसिकली वोंग के साथ सॉलिड स्कैम हुआ है, लेकिन अब उसके पास कुछ करने का ऑप्शन नहीं है। फिर शू सबको बताता है कि बैंकेट 6 घंटे में स्टार्ट होगा और उन्हें रास्ते में ही ब्रीफिंग मिलेगी। कार राइड के दौरान एक औरत जैस्मिन वैंग और एक और बॉडीगार्ड को एक फोल्डर देती है जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से भरा होता है। रगर बैंकेट जो वो अटेंड करने जा रहे हैं वो अर्थ के एज में हो रहा है और उसमें 7 मिशंस इन्वॉल्व है। उनमें से एक मिशन ऑक्शन का है जिसमें एक पर्टिकुलर आइटम के पीछे पीओ लगा हुआ है। जैस्मिन एक पुराने मास्क की फोटो दिखाती है और बताती है कि उनका काम है किसी भी हाल में पीओ को वो मास्क दिलवाना। जब वोंग फोल्डर देख रहा होता है उसे एक चीज दिखती है जो उसका ध्यान खींचती है। वो जैस्मिन से पूछता है क्या वो इस चीज को जानती है। जैस्मिन बताती है कि ये ओबिसिडियन एसेंस है, और जब वोंग ने क्यूब डिस्ट्रॉय किया था तो सिस्टम ने लास्ट चीज यही बोली थी कि उसे कोई ऐसी चीज ढूंढनी है जिसमें ओबिसिडियन शब्द हो। वोंग श्योर नहीं होता कि यही वो चीज है जिसके बारे में सिस्टम ने बोला था, लेकिन अगर ये सच निकला तो हो सकता है कि सिस्टम वापस आ जाए। तभी वोंग को एक जोर का हेडेक होता है। जैस्मिन पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वोंग कहता है कि सब ठीक है और फोल्डर पढ़ने लगता है। हो सकता है उसके साथ मुंह ने पेमेंट में धोखा किया हो, लेकिन अगर इस मिशन में उसे ओबिसिडियन मास्क मिल गया तो ये सब वर्थ इट हो सकता है। और इसके बाद वोंग सीधा लुओ के पीछे लग जाएगा ताकि उसने याओ के साथ जो किया उसका बदला ले सके। इवेंचुअली सभी बॉडीगार्ड्स बैंकेट हॉल पहुंच जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं वोंग देखता है कि कई लोग ड्रिंक्स लेके खड़े हैं, और जब सब लोग आ गए हैं बैंकेट ऑफिशियली स्टार्ट होता है। बॉडीगार्ड्स को बताया जाता है कि सबसे पहले एक गेम खेली जाएगी, वॉरियर्स बेल। फ्लोर में एक ट्रैप डोर खुलता है और जब एक गेस्ट नीचे देखता है तो वो हॉरर में फ्रीज हो जाता है। सबने मैन वर्सेस गोरिल्ला डिबेट सुनी होगी, लेकिन ये है मैन वर्सेस एलिगेटर। सब थोड़ा डरे हुए होते हैं मॉन्स्टर्स को देख के, लेकिन अनाउंसर उन्हें रीअश्योर करता है कि पिट बुलेट प्रूफ ग्लास से कवर्ड है, इसीलिए गेटर बाहर नहीं आ सकता। गेस्ट को सुकून मिलता है, लेकिन अनाउंसर कहता है कि ये सेफ्टी सिर्फ गेस्ट के लिए है, बॉडीगार्ड्स के लिए नहीं। वॉरियर्स बेल गेम के रूल सिंपल है, हर बॉडीगार्ड को एक एक करके गेटर के रूम में जाना है और अगर वो गेटर के गले का बेल ले आए तो वो जीत जाता है। और उन्हें मोटिवेट करने के लिए प्राइज भी दिखाया जाता है, 2 बड़े गोल्ड के स्टैक्स। लेकिन एक शर्त है, अगर तुम रूम में गए तो या तो बेल लेके बाहर आओ या मर जाओ, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब तक वोंग समझ जाता है कि इस जॉब का बॉडीगार्ड होने से कोई लेना देना नहीं है। सब रिच गेस्ट सिर्फ उनकी जिंदगी से खेल देखना चाहते हैं, फुल एंटरटेनमेंट के लिए। रूल्स एक्सप्लेन करने के बाद कई बॉडीगार्ड्स कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो जीत सकते हैं,
लेकिन पहला बंदा केज में एंटर करता है, उसके पास एक स्पेयर और शील्ड होता है। गोल सिंपल है, बेल लेना और निकल जाना। तो स्मार्ट मूव स्टेल्थ होता, लेकिन बंदा चिल्लाने लगता है और सीधा गेटर पे चार्ज करता है। जैसे एक्सपेक्टेड था, गेटर तुरंत उठता है और उस पे जंप कर जाता है। गेटर उस आदमी को मार देता है और एक गेस्ट तो पूरा दीवाना हो जाता है उस सीन का। पायो को काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि पहला बॉडीगार्ड एलिगेटर से अच्छी फाइट भी नहीं कर पाया, लेकिन वोंग को नहीं लगा कि बॉडीगार्ड कमजोर था। प्रॉब्लम ये थी कि गेटर ही कुछ ज्यादा पावरफुल था। अनाउंसर ने कंफर्म किया कि ये नॉर्मल एलिगेटर नहीं है, ये एक्चुअली एक बायो इंजीनियर्ड एक्सपेरिमेंटल मॉडल है जो ड्यूक की कंपनी ने बनाया है। सिंपल वर्ड्स में ये गेटर स्टेरॉइड्स पे है और इसकी पावर नॉर्मल से 50% ज्यादा है। पहले बॉडीगार्ड की डेथ देखकर सब थोड़ा डर गए थे, इसीलिए अनाउंसर ने प्राइस पूल 30% और बढ़ा दिया और पूछा कि कोई और चैलेंज लेना चाहता है क्या। तब एक और गेस्ट बॉडीगार्ड हाउ आगे आया। उसका लॉजिक ये था कि गेटर की अटैक रेंज छोटी है, अगर डिस्टेंस मेंटेन रखे तो सेफ रहेगा। हाउ आर्मरी गया और लंबी लंबी पोल आर्म्स उठाई। प्लान ये था कि वो दूर से अटैक करेगा। जैसे ही हाउ कॉन्फिडेंट होकर अरीना में गया, वोंग के दिमाग में ये सवाल आया कि लोग इतनी इजीली ऐसे डेथ गेम के लिए वॉलंटियर क्यों कर रहे हैं। एक फेलो बॉडीगार्ड बोला, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। वोंग ने सरप्राइज होकर पूछा, क्या लिखा है? कि अगर कोई वॉलंटियर नहीं करेगा तो किसी एक को रैंडमली उठा के भेज दिया जाएगा, नो चॉइस। वोंग बोला, ये तो बिल्कुल अनफेयर है, इसीलिए तो 3 मिलियन मिल रहा है, गार्ड ने कहा। वोंग सोचता रहा, लेकिन मुझे सिर्फ 50,000 मिलने वाले हैं। अब उसे लग रहा था कि जल्द ही उसका नंबर भी आएगा। उसने एक गहरी सांस ली रेडी होने के लिए। तब उसकी नजर एक बालकनी पे खड़े आदमी पर गई। जैसे ही वोंग ने उसको देखा, उस आदमी ने भी उसी वक्त वोंग की तरफ देखा और एक डरावनी नजर से घूरा। वोंग घबरा गया। पास खड़े गार्ड ने बोला, मत घूर उस आदमी को, रगर बैंकेट कमेटी का मेंबर है। यही लोग यहाँ ऑर्डर मेंटेन करते हैं, इसीलिए इतने इंटिमिडेटिंग लगते हैं। अरीना में हाउ ने अच्छा परफॉर्म किया। वॉल्स के ऊपर चढ़कर वो गेटर को नीचे से स्टैप कर रहा था। स्पीड और एक्यूरेसी सॉलिड थी, लग रहा था जीत जाएगा। लेकिन फिर जब हाउ ने फाइनल अटैक के लिए जंप किया, गेटर ने अपनी टेल से इतनी जोर का स्वाइप मारा कि हाउ का ब्लड सीधा वॉल पे छप गया। अनाउंसर तो फुल एंजॉय कर रहा था ये सीन। जैसे ही हाउ मरा, प्राइस पूल फिर से 30% बढ़ा दिया गया, लेकिन इस बार कोई भी वॉलंटियर नहीं हुआ। तभी पीओ के एक बॉडीगार्ड ने उससे कुछ कहा। पीओ खड़ा हुआ और बोला, अगर मेरा कोई बॉडीगार्ड ये गेटर को हराता है तो मैं उसे डबल प्राइस पूल पर्सनली दूंगा। ये सुनते ही सबके बीच बातें होने लगी, इतने पैसों में तो काफी लोग अपना कर्जा मिटा सकते हैं। वोंग को हैरानी हुई कि लोग पैसे के लिए इतना इजीली मोटिवेट हो जाते हैं, चाहे मौत सामने ही क्यों ना हो। तभी गेस्ट सैम का बॉडीगार्ड मोदी आया और बोला, सर मैं आपकी तरफ से फाइट करना चाहता हूँ। सैम जेन्युइनली अपने बॉडीगार्ड की फिक्र करता था, इसीलिए थोड़ा हेजिटेंट था, लेकिन कुछ सेकंड के लिए साइलेंस के बाद उसने हाँ बोल दिया। लेकिन जैसे ही मोदी केज में जाने ही वाला था, एक और बॉडीगार्ड गोल्ड पॉइजन अनाउंस करता है कि वो भी चैलेंज लेना चाहता है। अनाउंसर तो फुल एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है अब लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होगा। वोंग को समझ नहीं आता कि ये क्या सीन है। उसने तो कभी कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली पढ़ा ही नहीं था। उसके पास बैठी लड़की उसे बताती है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग का मतलब होता है अगर 2 लोग एक ही चैलेंज लेना चाहते हैं तो पहले उनको आपस में लड़ना पड़ता है जानलेवा बैटल में। जो जिंदा बचेगा वो केज में जाने का चांस पाएगा। वोंग समझ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल आता है, गोल्ड ने ये रिस्की फाइट क्यों ली? अगर वो मोदी को मार भी देता है तो गेटर से लड़ने तक उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन बाकी बॉडीगार्ड्स उससे कहते हैं, तू गलत सोच रहा है। जब फाइट शुरू होने वाली होती है, सैम मोदी से कहता है, अगर तू जीत गया तो तुझे लॉन्ग वेकेशन, प्रमोशन और रेस मिलेंगी। ये सुनकर मोदी का मोटिवेशन फुल बूस्ट हो जाता है, लेकिन उससे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। वो सैम की तरफ मुड़कर थैंक्स बोलने लगता है। उसी मोमेंट में गोल्ड पीछे से चुपके आता है और सीधा मोदी की गर्दन में अपना दांत घुसा देता है। वो उसका खून चूस रहा होता है। जब काम खत्म हो जाता है, गोल्ड ऊपर देखता है और सैम को मॉक करता है, सॉरी बॉस, लगता है मोदी वेकेशन पे नहीं जा पाएगा। वोंग को बॉडीगार्ड्स एक्सप्लेन करते हैं कि गोल्ड एक स्पेशल एबिलिटी यूज करता है। वो अपने टारगेट का ब्लड चूस कर अपनी कॉम्बैट पावर बूस्ट करता है और जितना स्ट्रॉन्ग टारगेट होता है गोल्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है, जब बूस्ट खत्म होता है तो गोल्ड लाइट और ठंडी जगह से डरने लगता है। अनाउंसर गोल्ड को लास्ट मैन स्टैंडिंग विनर डिक्लेयर करता है।
अब वो केज में जा सकता है गेटर से लड़ने के लिए। गोल्ड कॉन्फिडेंट होकर अंदर चला जाता है, लेकिन अनाउंसर नोटिस करता है कि उसने कोई वेपन नहीं उठाया। वेपन नहीं लिया? अनाउंसर पूछता है। गोल्ड बोलता है, मुझे किसी वेपन की जरूरत नहीं है, और वैसे भी गेटर के लिए ये अनफेयर होता। जैसे ही गेटर ने गोल्ड को देखा वो फुल स्पीड में उसकी तरफ भागा, लेकिन गोल्ड साइड में जंप मार के सीधा उसके मुंह पर लैंड करता है और गेटर के सिर पर एक किस करता है। 1 सेकंड बाद गेटर का सर जमीन पर गिरता है, क्लीन कट। गोल्ड बोलता है, मैं थोड़ा एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, जब मारना ही था तो कम से कम पेनलेसली मारूं। गेटर के डेड होने के बाद गोल्ड बाहर आता है और बेल अनाउंसर को दे देता है। ड्यूक उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि तुम पहले हो जिसने इस मॉन्स्टर को मारा, और जैसे प्रॉमिस किया गया था वो अपना प्राइस क्लेम कर सकता है। ड्यूक पूछता है, अभी लेना चाहते हो या बाद में? गोल्ड थोड़ा स्मार्ट है, उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो बोलता है, नहीं, मुझे डिलीवरी से भेज देना। अब पहला मॉन्स्टर तो खत्म हो गया, लेकिन गेस्ट पूछते हैं, अब क्या बचा है दिखाने को? ड्यूक बस मुस्कुराता है और कहता है, शो तो बस अभी स्टार्ट हुआ है, तुम लोग अगला बीस्ट गेस भी नहीं कर सकते। गेस्ट थोड़ा डाउट में होते हैं, उनको लगता है कि गेटर से ज्यादा कुछ स्केरी हो ही नहीं सकता, लेकिन ड्यूक बोलता है, अगला जो आएगा वो स्पेशल है। जब मॉन्स्टर रिलीज होने लगता है, वोंग को एक डर महसूस होता है, जैसे कुछ बहुत ही खतरनाक चीज आ रही हो, और कुछ सेकंड्स बाद वो बीस्ट सामने आता है। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसमें फास्टेस्ट कार की स्पीड है और डजन्स ऑफ बियर्स की स्ट्रेंथ है। नाम है ताओ नंबर 17। जैसे ही लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो ड्यूक ने रिलीज किया है, सब पैनिक करने लगते हैं, और ड्यूक अपनी क्रिएशन पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करता है। तो वो सबको बताता है कि मॉन्स्टर की एक ही वीकनेस है, ये कि वो बहुत ही ज्यादा क्रूएल है। इसकी आदत है कि ये आसपास के सभी इंसानों को मार देता है, उस बेचारे आदमी को भी जिसका काम था घंटी उसके गले में बांधना। पर ड्यूक को वैसे भी किसी की जान की परवाह नहीं है। जैसे ही ताओ खाना खत्म करता है, वो पूछता है कि कौन सा ब्रेव वॉरियर पहले चैलेंज लेना चाहता है। वोंग को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा होता है, जैसे कोई जानबूझकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, और ये ड्यूक नहीं है। उसे लगता है कि उसकी टीम में कोई एक गद्दार है, लेकिन कौन है ये श्योर नहीं है। तो वो डिसाइड करता है कि थोड़ा और टाइम देखते हैं। ड्यूक कुछ और गोल्ड बार्स निकालता है और अनाउंस करता है कि ताओ को हराने वाले को रिवॉर्ड एलिगेटर से डबल मिलेगा। जल्द ही एक चैलेंजर सामने आता है। चैलेंजर तलवार के साथ केज में एंटर करता है और ताओ को स्लैश करने की कोशिश करता है, लेकिन सरप्राइज ये होता है कि ताओ उसे बिल्कुल इग्नोर करता है और सीधा छत पर अटैक करने लगता है। लोग पहले ही ताओ को देख के थोड़ा डरे हुए थे, पर जब वो सपोजिडली अनब्रेकेबल ग्लास को स्क्रैच कर रहा होता है, तब सब और भी पैनिक करने लगते हैं। ड्यूक सबको अश्योर करता है कि ग्लास कभी नहीं टूटेगा, लेकिन तभी ताओ उसको हेडबट करता है और एक क्रैक आ जाता है। अब डी भी अनश्योर हो जाता है। इस बीच केज में चैलेंजर को इंसल्ट फील होती है कि ताओ ने उसे इग्नोर कर दिया, तो वो उसके पीछे से अटैक करता है, लेकिन ताओ उसे काफी ज्यादा फास्ट होता है। जब वो स्ट्राइक करता है तो उसका अटैक मिस हो जाता है। ताओ उसके पीछे से आता है और एक ही क्लॉ स्ट्राइक में रैंडम नूब नंबर 7 को मार देता है। फिर ताओ चैलेंजर की तलवार उठाता है और सीधा ड्यूक की आंखों में आंखें डाल के देखता है, जैसे अपने क्रूएल मास्टर से बदला लेना चाहता हो। ताओ अब तलवार मुंह में लेकर ग्लास में जंप करके स्लैश करने लगता है। अब ड्यूक सच में टेंशन में आ जाता है और बैकअप के लिए कॉल करता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि ताओ इतना अग्रेसिव क्यों हो गया। जब ड्यूक कंफ्यूजन में होता है, तब वोंग ऑलरेडी समझ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। ताओ की सडन एग्रेशन का रीजन है गोल्ड पॉइजन। जब वो एलिगेटर से फाइट कर रहा था, उसने फ्लोर पे थोड़ा गोल्ड डस्ट छिड़का था, लेकिन सिर्फ वोंग ने नोटिस किया था। पहले लगा कि एडवांटेज के लिए किया गया होगा, पर अब क्लियर होता है कि ये सब पहले से ही प्लान था। तभी ताओ ग्लास तोड़ देता है और अब सब फुल ब्लोन पैनिक में आ जाते हैं, स्पेशली ड्यूक, क्योंकि ताओ का पर्सनल बीफ है उससे। ताओ जंप करता है और जैसे ही ड्यूक को मारने वाला होता है, मोरैंग आ जाता है और उसे किक मार के हटा देता है। ड्यूक मोरैंग का शुक्रिया अदा करता है और तुरंत भाग जाता है ताकि ताओ फिर से उस पर अटैक ना करे। पर जाने से पहले वो मोरैंग से पूछता है कि क्या आर्म्ड गार्ड्स को बुलाना चाहिए। मोरैंग कहता है कि जरूरत नहीं, नॉर्मल गार्ड्स तो खुद ही मर जाएंगे। दूसरी तरफ पीओ की टीम में पीओ ड्यूक से इनोसेंट एक्सप्रेशन के साथ पूछता है कि क्या ये सब शो का पार्ट है, ताकि सस्पिशन डाइवर्ट हो जाए, लेकिन जुआन को पता होता है कि ये सब उसी टीम का काम है। साथ ही मूमू साइलेंटली क्राउड से दूर चली जाती है, लेकिन वोंग कुछ नहीं कहता।
क्योंकि ये सारा केओस उसके फेवर में जा रहा है। इस सब टेंशन में सिक्योरिटी लीज हो गई थी, तो वैंग सोचता है कि अब ओबिसिडियन ट्रेजर वॉल्ट से चुराने का परफेक्ट मौका है। वो वॉक करते हुए निकलता है, लेकिन तभी स्पेशल डिफेंस यूनिट 4 ऑर्डर कीपर अराइव कर जाते हैं। उनमें से एक अनाउंस करता है कि पैनिक की जरूरत नहीं है, वो ताव को कंट्रोल कर लेंगे, और तुरंत ही दूसरा मेंबर ताव के सर पर पंच मार के उसे ग्राउंड में गिरा देता है, उसे बेहोश कर देता है। ये सब इतनी जल्दी हो जाता है कि वोंग एक्सपेक्ट भी नहीं करता था। उसे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, पर तब उसे याद आता है कि मूमू अभी तक वापस नहीं आई, तो वो कुछ बड़ा प्लान कर रही होगी। मैंशन के कॉरिडोर्स में सिक्योरिटी टीम को अभी अभी बताया गया होता है कि हॉल में कुछ इंसिडेंट हुआ था, पर ऑर्डर कीपर्स ने हैंडल कर लिया। तभी लाइट्स चली जाती है, लेकिन गार्ड्स सोचते हैं कि वायरिंग का इश्यू होगा। थोड़ी देर बाद एक गार्ड कुछ आवाज सुनता है, जाके चेक करता है, तभी मूमू उसके पार्टनर को नॉकआउट कर देती है। 1 सेकंड बाद उस गार्ड को भी नॉकआउट कर देती है। फिर वो दोनों गार्ड्स को एक स्टोरेज क्लोजेट में लॉक कर देती है और अपने मिशन पे निकल पड़ती है। पर वो नहीं चाहती थी कि सिक्योरिटी कैमरास उसे देख ले, तो वो एक बटन प्रेस करती है जो टेम्पररी सिक्योरिटी फीड को बंद कर देता है और वो अनडिटेक्टेड निकल जाती है। वो एलिवेटर शैफ्ट से नीचे जाती है, नीचे पहुंचकर बेयर हैंड से एलिवेटर के दरवाजे खोलती है। अगला डोर बायोमेट्रिक स्कैन से ओपन होता है, तो वो फेक फिंगरप्रिंट्स वाला ग्लव पहनती है और स्कैनर को ट्रिक करके वॉल्ट का एक्सेस ले लेती है। लेकिन जितनी केयरफुली अब तक रही थी, उसके बावजूद वो एक ऑर्डर कीपर के हाथ पकड़ी जाती है। अब बात बनाना पॉसिबल नहीं है, तो वो तलवार निकालती है और फाइट के लिए रेडी होती है। ऑर्डर कीपर भी अपनी ब्लेड्स निकालता है और दोनों की टकरार शुरू होती है। मूमू को उसके अगेंस्ट ग्राउंड लेना मुश्किल पड़ जाता है। एक पॉइंट पे वो लगभग स्लैश हो जाती है, लेकिन लास्ट सेकंड पे वो बच जाती है, पर अपनी हैट को खो बैठती है। तभी एक रेगुलर गार्ड चुपके से मूमू के पीछे आ जाता है और उसे शूट करने वाला होता है, पर मूमू इतनी केयरलेस नहीं है कि एक नॉर्मल आदमी और उसकी गन से पकड़ी जाए, तो वो एक तेजी से उसके हाथ से गन मार के गिरा देती है और उस गार्ड को हवा में उछाल देती है। फिर उसे दूसरा गार्ड उसकी तरफ आते हुए दिखता है, तो वो पहले वाले बेहोश गार्ड का शरीर उठाकर दूसरे गार्ड पे फेंक देती है और दोनों को एक किक से जमीन पे गिरा देती है। फिलहाल के लिए दोनों से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन मूमू इन दोनों से निपटने में इतनी बिजी हो जाती है कि वो ऑर्डर कीपर के बारे में भूल जाती है, जो अब उसके पीछे से उसे चाकू मारने वाला होता है। पर बिल्कुल लास्ट सेकंड पे वोंग उसका हाथ पकड़ लेता है। मूमू सरप्राइज्ड होती है और वोंग से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो इस प्लान का पार्ट थे। पर वोंग ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी ऑर्डर कीपर वोंग को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वोंग उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो उसका हाथ पकड़ के तोड़ देता है और उसे एक ही झटके में बेहोश कर देता है। उसे हैरानी होती है कि एक सी लेवल वीकलिंग सोचता क्या है कि अकेला लड़ लेगा। मूमू और भी ज्यादा हैरान होती है कि वोंग सी लेवल को वीक मानता है, लेकिन फिर भी वो एक्सप्लेनेशन चाहती है कि वोंग को कैसे पता चला कि वो यहाँ है और वो यहाँ क्या कर रहा है। वोंग सिंपली कहता है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तो ऑब्वियस है कि मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, स्पेशली अगर मिशन डेंजरस हो। उसे पहले ही समझ आ गया था कि मूमू ही असली बॉस है और पीओ सिर्फ एक दिखावा है। वो बताता है कि ये उसे तब समझ आया जब पीओ उनकी फॉर्मेशन के फ्रंट में चल रहा था और मूमू पीछे। चाहे पीओ कितना भी स्ट्रांग हो, कोई भी रियल बॉस कभी अपने बॉडीगार्ड के आगे नहीं चलता। इसका मतलब है कि मूमू ही रियल बॉस है। मूमू मान लेती है कि वोंग सही कह रहा है, लेकिन कहती है कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना नॉइस अभी क्रिएट हुआ उससे बाकी ऑर्डर कीपर्स यहाँ आते होंगे शायद 2 मिनट के अंदर। तो वोंग कहता है कि अगर 2 मिनट बचे हैं तो हमें जल्दी करनी होगी और ट्रेजर ढूंढना होगा। लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल, क्योंकि मूमू तो अंदर घुस तो गई थी, लेकिन ये तो सिर्फ एक फेक वॉल्ट था। उसे नहीं पता था कि रियल वॉल्ट कहाँ है। वोंग उससे कहता है कि उसके पास एक सवाल है, तुम अपनी प्लान में पहले काफी कॉन्फिडेंट लग रही थी, क्या तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई प्लान है? मूमू कंफर्म करती है, हाँ, एस्केप प्लान रेडी है। तो वोंग एक डील प्रपोज करता है, मैं तुम्हें रियल ट्रेजर वॉल्ट ढूंढने में हेल्प करूंगा और बदले में तुम मुझे अपने साथ यहाँ से निकाल दो। मूमू को ये डील ठीक लगता है, लेकिन वो पूछती है, तुम्हें कैसे पता चलेगा वॉल्ट कहाँ है जब तुम कभी यहाँ आए ही नहीं हो? वोंग बताता है कि उसकी स्पेशल अवेयरनेस उसे महसूस हो रही है कि ट्रेजर्स वाली रूम उसका लोकेशन कहाँ है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उनके पीछे आ रहा है, तो वो मूमू को खींच के वॉल के पीछे ले जाता है। दोनों छुप जाते हैं। कुछ सेकंड्स बाद गोलियों की बारिश होती है। लगता है ऑर्डर कीपर्स फाइनली उन तक पहुंच गए हैं। वोंग को फील होता है कि उनका लीडर कुछ करने वाला है, तो वो अपने स्पेशल ग्लासेस पहन लेता है रेडी होने के लिए। लीडर अपने आदमी से फ्लैश बैंग मांगता है ताकि इंट्रूडर्स को कंफ्यूज कर सके,
लेकिन जैसे ही वोंग वो फ्लैश बैंग फेक करता है, एक बंदा कॉर्नर से निकलता है और एक बेसबॉल बैट से उस फ्लैश बैंग को वापस उन लीडर के मुंह पे मार देता है। ये उन दोनों को भागने का थोड़ा वक्त दे देता है। वोंग मूमू को लेके भागता है लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाते। फिर से ऑर्डर कीपर्स उन्हें घेर लेते हैं। मूमू तलवार निकालने की कोशिश करती है लेकिन लीडर अपनी व्हिप से उसे रोक लेता है और जब वोंग उसकी मदद करने जाता है तो एक बड़ा सा आदमी उसका सर दीवार में मार देता है। इस बीच मूमू अभी भी लीडर के अगेंस्ट फाइट कर रही होती है, लेकिन क्योंकि वो आउटनंबर्ड है, बड़ा आदमी पीछे से आके उसे दीवार पर मार देता है, बिल्कुल वोंग के पास। वोंग कहता है 3 बी लेवल वॉरियर्स हम 2 लोगों के अगेंस्ट, ये तो अनफेयर फाइट है। पर लीडर को फेयर फाइट से कोई मतलब नहीं होता और उसे फर्क नहीं पड़ता कि वोंग उसके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि उसके हिसाब से वोंग तो अब ज्यादा देर तक जिंदा रहने वाला ही नहीं है। वोंग हंसकर कहता है मैं अकेला नहीं मरने वाला और एक ग्रेनेड नीचे गिरा देता है। लीडर पैनिक कर जाती है और एक्सप्लोजन के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो ग्रेनेड तो फेक होता है। वोंग सिर्फ उसे डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज करता है ताकि वो और मूमू भाग सके। दोनों भाग के एक सील रूम तक पहुंच जाते हैं जहां वो सिक्योरिटी कैमरा तोड़ देते हैं ताकि उनका ट्रेस ना हो सके, लेकिन मूमू जानती है कि ऑर्डर कीपर्स फिर से उनका पीछा करेंगे, सिर्फ ये वक्त की बात है। मूमू उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलती है लेकिन पूछती है तुमने मेरी मदद क्यों की, तुम शायद अकेले भी निकल सकते थे। वोंग कहता है मुझे अभी भी लुओ और शीकू के बारे में इंटेल चाहिए ताकि मैं याओ को ढूंढ सकूं, और वैसे भी मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं, तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। खैर वो दोनों वेट नहीं कर सकते इससे पहले कि ऑर्डर कीपर्स उन्हें ढूंढ ले। वोंग कहता है मेरे पास एक प्लान है। कुछ मिनट बाद ऑर्डर कीपर हॉलवे में पेट्रोल कर रहे होते हैं, तभी वोंग उनके सामने आ जाता है। लीडर खुश होती है कि अब उसे और ढूंढने की जरूरत नहीं, लेकिन उसे ये देख के अजीब लगता है कि मूमू उसके साथ नहीं है। वोंग कहता है मैं मूमू को छोड़ आया हूँ, उस जैसे वीकलिंग सिर्फ मुझे स्लो करते हैं। सब लोग हैरान होते हैं कि वोंग ऐसा कुछ करेगा, लेकिन इंट्रूडर को एस्केप करने नहीं देना चाहिए, तो लीडर अपने एक आदमी को मूमू को ढूंढने भेज देती है। यही तो वोंग चाहता था। जैसे ही तीसरा ऑर्डर कीपर निकलता है, मूमू सीलिंग से जंप करके नीचे गिरती है। वो तो छुप के बैठी थी, वो तुरंत लीडर पे अटैक करती है, लेकिन वो बड़ा आदमी फिर से पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब ये सिर्फ फेयर 2-on-2 फाइट है, तो वोंग मूमू को कवर करता है और उस बड़े आदमी को पंच मार के दीवार में घुसा देता है। मूमू भी लीडर को नॉकआउट कर देती है। अब जब वो दोनों नॉकआउट हो चुके हैं तो इन दोनों को जल्दी करनी होगी, तीसरा बंदा कभी भी वापस आ सकता है। वोंग मूमू को उस रूम तक ले जाता है जहां सारा ट्रेजर है और एक होल वॉल में बना के वो दोनों अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाके मूमू वो स्क्रोल ढूंढ लेती है जिसके लिए वो आई थी और तुरंत डिप्स बोल देती है। वोंग कहता है टेंशन मत लो, मुझे इस डस्टी स्क्रोल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे चाहिए वो है ओबसिडियन क्यूब। जब उसे वो मिल जाता है तो दोनों एस्केप करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वोंग मूमू से पूछता है एस्केप प्लान क्या है। मूमू बताती है डंजन के बायोटेक लैब में एक बड़ा सा ड्रेनेज पाइप है, अगर हम वहां पहुंच जाएं तो हम उसमें क्रॉल करके निकल सकते हैं। प्लान सिंपल लगता है, लेकिन किसी वजह से वोंग को कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। इसी वक्त ऑर्डर कीपर्स होश में आ जाते हैं। उनका मास्टर उनके पास आके पूछता है कि क्या हुआ। जब वो देखता है कि दोनों बुरे तरीके से इंजर्ड है तो समझ जाता है कि उन्हें मार पड़ चुकी है। वो देर नहीं करता, तुरंत कहता है ये पिल्स लो और उन इंट्रूडर्स को पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लैब के नीचे प्रोफेसर को अभी अभी बताया गया है कि ताऊ नंबर 17 का डेड बॉडी मिल गया है। वो पूछती है क्या डेटा कलेक्शन शुरू किया जाए, लेकिन प्रोफेसर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगता। ताओ एक फील्ड एक्सपेरिमेंट था, इसीलिए प्रोफेसर को लगता है कि उस पर डेटा कलेक्ट करना बेकार है। उसके लिए सिर्फ वही टेस्ट सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है जो ह्यूमंस हो। इस वक्त फ्लोर B2 पर सिक्योरिटी पर्सनल को ये इन्फॉर्म किया गया है कि वोंग और मूमू उस तरफ बढ़ रहे हैं। तब सब एलिवेटर के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें देखते ही शूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वोंग मूमू से पूछता है कि वो सीधा नीचे वाले फ्लोर पे जाने के बजाय B2 फ्लोर पे क्यों जा रहे हैं, तो मूमू कहती है कि उन्हें कुछ ज़रूरी काम करना है एस्केप करने से पहले। वो वोंग से कहती है कि अगर वो चाहे तो बिना उसके भी जा सकता है, लेकिन वोंग उसका बॉडीगार्ड है तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। जब वो B2 के पास पहुंचते हैं, मूमू एक रिमोट निकालती है और उसे एलिवेटर के सर्विलियंस फीड को डिसरप्ट कर देती है ताकि गार्ड्स को अंदाजा ना हो कि क्या होने वाला है। उसे पता है कि अंदर कम से कम 12 गार्ड्स होंगे जो गेट खुलते ही फायर कर देंगे, लेकिन वो इसके लिए तैयार है। वो अपनी तलवार निकालती है और आगे बढ़ जाती है। ऊपर वाले फ्लोर पे ऑर्डर कीपर्स वापस उठ जाते हैं और B2 के सोल्जर्स को कॉल करके वोंग और मूमू की सिचुएशन का अपडेट मांगते हैं।
लेकिन तब तक मूमू सब गार्ड्स को ऑलरेडी गिरा चुकी होती है। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता तो वो वोंग से कहती है कि ध्यान से सुनो और उसे फ्लोर का एक मैप दिखाती है। उन्हें यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में जाना है जब तक वो एलिवेटर तक ना पहुंच जाएं जो उन्हें सीवर्स तक ले जाएगा। वोंग को लगता है कि ये सिंपल लग रहा है, लेकिन मूमू उसे वार्न करती है कि ये फ्लोर बहुत डेंजरस है और ये सिर्फ वक्त की बात है कि गार्ड्स उन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वोंग ज्यादा चिंता नहीं करता और सीधा चल पड़ता है। मूमू उससे कहती है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों फ्लोर क्रॉस करते हैं और एक जगह आते हैं जहां खून का ट्रेल एक दरवाजे की तरफ ले जा रहा होता है। वोंग थोड़ा परेशान होने लगता है, लेकिन मूमू अपना बायोमेट्रिक ग्लव पहनती है और दरवाजा अनलॉक करके अंदर ले जाती है। वोंग उससे पूछता है कि क्या वो श्योर है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इस दरवाजे के पीछे कुछ गलत है। मूमू दरवाजा खोल देती है और बताती है कि ये है डंजन बायोजेनेटिक रिसर्च लैब। वोंग पूछता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया, जब वो तो सोच रहा था कि वो सीवर्स की तरफ जा रहे हैं। मूमू उसे याद दिलाती है कि उसी ने कहा था कि वो उसके साथ रहना चाहता है क्योंकि वो उसका बॉडीगार्ड है। मूमू कहती है कि उसे यहाँ कुछ इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन उन्हें जल्दी करनी होगी गार्ड्स के आने से पहले। वोंग पूछता है कि क्या मूमू को पता है कि यहाँ किस टाइप का रिसर्च होता है, मॉन्स्टर्स वाले? तो मूमू बताती है कि डंजन लैब में दुनिया का सबसे पावरफुल बायो इंजीनियर्ड मॉन्स्टर बनाने की कोशिश की जा रही है। वोंग हैरान होता है कि यहाँ सच में बायो वेपन्स डेवलप हो रहे हैं। मूमू कहती है कि यहाँ के साइंटिस्ट को लगता है कि वो लाइफ को म्यूटेट करके अल्टीमेट लिविंग वेपन्स बना सकते हैं, लेकिन वो सब रिस्क्स और डेंजर्स को इग्नोर कर देते हैं। फिलहाल तक जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो मोस्टली एनिमल्स पर हुए हैं, लेकिन लैब के डीपर हिस्से में असली हॉरर छुपा है। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें कई कंटेनमेंट चेम्बर्स दिखती हैं जिसमें मॉन्स्टर्स बंद है, और एक रिसर्च असिस्टेंट को देखते हैं जो नोट्स ले रहा होता है। असिस्टेंट वोंग और मूमू को देखकर कैजुअली कहता है कि प्रोफेसर अपने ऑफिस में है। वोंग को कंफ्यूजन होती है कि असिस्टेंट इतना काम क्यों है जबकि दो अननोन लोग आए हैं, लेकिन असिस्टेंट बताता है कि वो और प्रोफेसर दोनों मूमू का इंतजार कर रहे थे। असिस्टेंट जाकर प्रोफेसर को इन्फॉर्म करता है कि मूमू आई है, तो प्रोफेसर असिस्टेंट से कहता है कि सारा डेटा ट्रांसफर कर दो जब तक वो मूमू से बात करता है। प्रोफेसर मूमू को वेलकम करता है, लेकिन मूमू किसी बकवास स्मॉल टॉक के मूड में नहीं होती। वो सीधा कहती है कि उसे वो जीन थेरेपी ड्रग दे दो जो उसे प्रॉमिस किया गया था ताकि वो अपने ग्रैंडपा को क्योर कर सके। वो वॉल्ट से ट्रेजर लेकर आई है जो प्रोफेसर ने कहा था, लेकिन उसके देने से पहले वो प्रूफ मांगती है कि ड्रग सच में काम करेगा। प्रोफेसर याद कराता है कि उनका डील क्या था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके पास वो ड्रग है ही नहीं। उसके बजाय वो मूमू को अपना रिसर्च दिखाता है जिसमें ये सजेस्ट किया गया था कि ह्यूमन बॉडी को क्रॉस स्पेशीज डीएनए से इनहेंस किया जा सकता है। उसने ऑलरेडी स्पेशीज के बीच फ्यूजन रेट 95% तक पहुंचा दिया है और वो एक ब्रेक थ्रू के लिए बिल्कुल करीब है। लेकिन फिर ड्यूक ने आकर उसका रिसर्च फंडिंग कट कर दिया। मूमू पूछती है कि अगर प्रोफेसर का रिसर्च इतना प्रॉमिसिंग था तो ड्यूक ने उसे रोकने का फैसला क्यों लिया। प्रोफेसर कहता है कि कुछ ह्यूमन राइट्स और एथिक जैसे बकवास का इशू था, लेकिन उसे इन सब चीज से फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है, उसके ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स और बायोलॉजी के अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंचना। वोंग ये सुनकर हैरान रह जाता है कि प्रोफेसर अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ह्यूमन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन प्रोफेसर को इसमें कोई गलत बात नहीं लगती। उसके लिए एक नेसेसरी सैक्रिफाइस है, नॉलेज के लिए की गई कुर्बानी। जब उसका रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा तो वो एजिंग और डिजीज जैसे सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकेगा। तो अगर कुछ ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है। वो कहता है कि और भी कई साइंटिस्ट ऐसे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसके लेवल तक नहीं पहुंचा। मूमू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो प्रोफेसर को पकड़कर ग्लास के अगेंस्ट दे मारती है और कहती है कि बस बकवास बंद करो और उसे वो ड्रग दे दो जो उसके ग्रैंडपा को बचा सके। लेकिन प्रोफेसर कहता है कि उसके पास वो ड्रग नहीं है। अगर मूमू उसे ट्रेजर दे दे तो वो फंडिंग सिक्योर कर सकता है जो रिसर्च आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। बस थोड़े और ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स और करने पड़ेंगे और फिर वो ड्रग बना पाएगा। मूमू गुस्से से पागल हो जाती है। वह तैयार थी एक घटिया इंसान के साथ डील करने के लिए अगर इससे उसके ग्रैंडपा की जान बचती, लेकिन अब प्रोफेसर अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहा और फिर भी उसे उम्मीद है कि मूमू उसे ट्रेजर दे देगी। मूमू तलवार उठाती है और प्रोफेसर को मारने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त असिस्टेंट एक गन निकालती है और मूमू पे तान देती है। कहती है कि अगर मूमू ने प्रोफेसर को नहीं छोड़ा तो वो गोली मार देगी। गन मूमू के लिए कोई खास थ्रेट नहीं होती, लेकिन जब असिस्टेंट उसे एक छोटी सी कीड़े जैसी
सी रुकावट कहता है प्रोफेसर के रिसर्च के रास्ते में, तब मूमू प्रोफेसर को छोड़ देती है ताकि असिस्टेंट को पीट सके। मूमू रियलाइज करती है कि उसने बेवकूफ़ी की कि प्रोफेसर पर भरोसा करके, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके पास अब भी एक दूसरा प्लान है अपनी ग्रैंडपा को बचाने का। अब वो डिसाइड करती है कि जब वो यहाँ से जाएगी तो पूरे लैब को डिस्ट्रॉय करके जाएगी ताकि प्रोफेसर का रिसर्च यहीं खत्म हो जाए। जब ये सब हो रहा होता है, वोंग फील करता है कि उसके चेस्ट के अंदर कुछ एनर्जी जमा हो रही है। कुछ ही पल बाद वो अपने क्यू स्पेस में खींच लिया जाता है। मूमू उससे कहती है कि उसकी मदद करे लैब डिस्ट्रॉय करने में, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है वो देखती है कि वोंग वहाँ है ही नहीं। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया और उसे लगता है कि वोंग उसे छोड़कर अकेले भाग गया होगा। वो गुस्से में आ जाती है, लेकिन डिसाइड करती है कि अब वो लैब को अकेले ही डिस्ट्रॉय करेगी। जैसे ही मूमू वहां से निकलती है, प्रोफेसर उसे रोकने के लिए कहता है। वो कहता है कि ये लैब उसकी लाइफ का वर्क है और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स उसके लिए बच्चों जैसे हैं, लेकिन मूमू को उसके इमोशन से कोई लेना देना नहीं होता। इस बीच वोंग अपनी क्यूब में डिस्कवर करता है कि सिस्टम फाइनली वापस ऑनलाइन आ गया है। ओबसिडियन एसेंस पूरी तरह एब्जॉर्ब हो चुकी है और उससे सिस्टम को एनफ एनर्जी मिल गई रिबूट होने के लिए। वोंग खुश होता है सिस्टम की आवाज सुनकर। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि ओबसिडियन की एनर्जी से उसकी एबिलिटी अपग्रेड हो गई है। क्यूब का स्टोरेज एरिया अब 5 मीटर हो गया है और अब वो पहले से डबल डिस्टेंस तक टेलीपोर्ट कर सकता है। उसे एक नई एबिलिटी मिली है, डिवाइन बीस्टो, जिसके थ्रू वो टेम्पररी अपनी पावर्स इंक्लूडिंग टेलीपोर्टेशन किसी और के साथ शेयर कर सकता है। फैसिलिटी में वापस मूमू ने प्रोफेसर के बनाए हुए सारे मॉन्स्टर्स को फ्री कर दिया है, इस उम्मीद में कि वो पूरे फैसिलिटी में हवॉक मचा देंगे, और उसका प्लान काम करता है। जैसे ही ऑर्डर कीपर्स आगे बढ़ते हैं, म्यूटेटेड बैट्स उन पे अटैक कर देते हैं। उनका लीडर जूज से कहता है कि कुछ करो क्योंकि सोल्जर्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जूज अपने फायर पावर्स का यूज करके बैट्स को जला के राख कर देता है। लीडर पहचान लेती है कि ये वही बैट्स है जो प्रोफेसर के लैब में थे, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये सब अपने केजेस से कैसे निकल आए। तभी शाइमन को फैक्ट्री के अंदर से एक अननेचुरल पावर का सिग्नल फील होता है। लीडर सबको वार्न करती है कि सब लोग एक्सट्रीमली केयरफुल रहें, लेकिन जूज को लगता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वो किसी भी मॉन्स्टर को हरा सकता है। वो तो खुद आगे बढ़कर लीड करने का ऑफर देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद एक बड़ा लिजर्ड छत के ऊपर से गिरता है और जूज कुछ कर भी नहीं पाता। उसकी फायर पावर्स यूज करने से पहले ही लिजर्ड उसका गला फाड़ देता है और उसका पूरा शरीर तोड़ मड़ोड़ देता है। लीडर अपनी दोस्त की इतनी ब्रूटल मौत देखकर हिल जाती है। वो तुरंत सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि फायर खोल दो, लेकिन लिजर्ड की स्किन बहुत ज्यादा टफ होती है तो बुलेट्स उसे कुछ खास डैमेज नहीं कर पाती। लिजर्ड एक सोल्जर की तरफ भागता है, लेकिन उसका चेहरा फाड़ने से पहले लीडर अपनी विप से उसे पकड़ लेती है। जब तक वो उसे रोके रखती है, वो जायमन से कहती है कि जाकर इसे खत्म करो। जायमन तो खुशी से तैयार होता है। जैसे ही लीडर लिजर्ड को खींचती है, जायमन उसे एम करता है और एक पंच में उसके सीने में छेद कर देता है। इस बीच मूमू एग्जिट की तरफ जा रही होती है, लेकिन जैसे ही एक मोड़ पर पहुंचती है वो हैरान रह जाती है। सामने डेड एंड होती है। मैप के मुताबिक यहाँ से सीवर्स तक जाने का रास्ता होना चाहिए था, लेकिन उसके समझने से पहले ही ऑर्डर कीपर्स के बचे हुए लोग उस पर अटैक कर देते हैं। मूमू अटैक को पैरी कर लेती है, लेकिन वोंग के बिना ये 2-on-1 फाइट उसके लिए काफी मुश्किल हो जाती है। लीडर मूमू से पूछती है कि कोई आखिरी बात कहना चाहती है, लेकिन मूमू कुछ नहीं बोलती, बस तलवार निकालकर बैटल के लिए रेडी हो जाती है। लीडर पहला वार करती है और मूमू को पूरे जोर से उसके अटैक्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार लीडर अपनी विप उसके हाथ के अराउंड लपेट लेती है। अब मूमू के लिए सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है क्योंकि वो विप एक पैरालाइजिंग इफेक्ट डालती है जिसमें पकड़े जाने के बाद इंसान हिल नहीं सकता। मूमू अब मूव नहीं कर सकती और इसी वजह से जायमन दौड़ता है और अपने पूरे जोर से उसे पंच मार देता है। पहले पंच में मूमू जिंदा बच जाती है, लेकिन अब उसके पास दूसरे पंच से बचने का कोई चांस नहीं है। वो लोग उसे मारने ही वाले होते हैं। तब लीडर उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने प्रोफेसर का लैब डिस्ट्रॉय किया। लीडर सच में उस लैब से नफरत करती थी। असल में ऑर्डर कीपर्स सब के सब बचपन में किडनैप किए गए थे और प्रोफेसर ने उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इस प्रोसेस में जायमन अंधा हो गया और बाकी सब लोगों ने अनबियरेबल पेन झेले हैं। मूमू कहती है कि उनका दुख किसी भी तरीके से उनके किए गए बुरे काम का जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन लीडर कहती है कि मूमू को ये कहने का कोई हक नहीं है क्योंकि उसने तो एक हैप्पी चाइल्डहुड जिया है, जबकि उन सब की जिंदगी एक नाइटमेयर है। फिर वो जायमन से कहती है कि मूमू को खत्म कर दे, लेकिन जैसे ही जायमन उस पर पंच करने जाता है, वोंग टेलीपोर्ट होकर आता है और जोर का पंच मारकर जायमन को बेहोश कर देता है।
वो मूमू से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन मूमू गुस्से में थोड़ी होती है क्योंकि उसकी जान जाने वाली थी और वोंग उस वक्त वहाँ नहीं था। लीडर हैरान होती है और वोंग से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया। वोंग जवाब देने के बजाय उसे वार्न करता है कि उसे मॉन्स्टर्स की एक बड़ी होड़ की एनर्जी फील हो रही है। लीडर मुड़कर देखती है तो 2 लिजर्ड्स उनके सामने आ चुकी थी। वो वोंग से कहती है कि अब उन्हें मिलकर इन मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ेगा, लेकिन वोंग उसे इग्नोर करता है, मूमू को उठाता है और तुरंत टेलीपोर्ट करके उस जगह से निकल जाता है और लीडर अकेली रह जाती है। अब वोंग और मूमू सीवर्स में पहुंच चुके होते हैं। मूमू उससे पूछती है कि उसने ये कैसे किया, लेकिन वोंग अपनी एबिलिटी बताना नहीं चाहता, तो वो कहता है कि ये सीक्रेट है। मूमू ज्यादा तंग नहीं करती, लेकिन अब उन्हें तुरंत निकलना होगा। वो एक डाइविंग सूट निकालती है जो उसने पहले से स्टैश करके रखा था और एग्जिट के लिए रेडी होती है। वोंग पूछता है कि क्या उसके लिए भी सूट लाई है। मूमू कहती है कि नहीं, वो अपनी सीक्रेट एबिलिटी का यूज करके खुद ही निकल जाए। लेकिन जैसे ही वो एग्जिट की तरफ जाते हैं, उनका सामना होता है ड्यूक ऑर्गेनाइजेशन के मास्टर से, जिसका कॉम्बैट पावर बहुत ही हाई होता है। सिस्टम तो वोंग को वार्न करता है कि बहुत संभल कर रहे। उसका नाम लेका है और वो मूमू का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे मूमू के प्लान के बारे में सब पता था। वोंग सिस्टम से पूछता है कि ये बंदा कौन है, क्योंकि उसे उसकी आने का कोई एहसास ही नहीं हुआ। सिस्टम बताता है कि ली वोंग से ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए उससे लड़ना ठीक नहीं होगा। मूमू के इंटेल के मुताबिक ली तो किसी असासिनेशन मिशन के लिए अब्रॉड गया हुआ था, लेकिन 1 महीने पहले उसे पता चला कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का डेटा चुरा रहा है, तो उसे लगा शायद कोई पावरफुल अपोनेंट मिलेगा लड़ने के लिए। लेकिन जब उसने देखा कि बस 2 कमजोर से बच्चे ही आए हैं, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। मूमू अंदर ही अंदर पैनिक कर रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, और तभी ली उसके पास आता है। ली का प्लान था कि इंट्रूडर्स को मार के काम खत्म करे, लेकिन उसके कुछ सबऑर्डिनेट्स मर चुके थे, इसलिए उसने मूमू को एक ऑफर दिया, अगर वो उसका नया टेस्ट सब्जेक्ट बन जाए तो उसकी जान छोड़ देगा। लेकिन ली कुछ कर पाए उससे पहले वोंग उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वोंग उस पर डैगर से हमला करता है, लेकिन ली अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है और अपना हाथ एक्स में बदल लेता है ताकि फाइट बैक कर सके। ऑर्गेनाइजेशन में उसका निकनेम है आयरन फिस्ट, लेकिन मूमू ने ये नहीं सोचा था कि उसके हाथ लिटरली आयरन के होंगे। वोंग को ली के अटैक से बचने में काफी दिक्कत हो रही थी, तो मूमू उसकी मदद करना चाहती है और ली के दूसरे हाथ पर टारगेट करती है, लेकिन ली को पहले ही पता चल गया था और उसने अपना एल्बो डिसलोकेट करके हाथ को पीछे घुमा लिया स्ट्राइक को अवॉइड करने के लिए। मूमू एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ली अपनी जॉइंट्स को इतने अजीब तरीके से हिला सकता है, लेकिन उसका छोटा सा अटैक ली को इरिटेट कर देता है, तो ली वोंग को किक मार के दूर फेंक देता है और मूमू की तरफ मुड़ता है। मूमू पीछे हटती है, लेकिन उसे पता है कि वो ली से बच नहीं सकती। ली कहता है कि उसे मूमू को मारने में मजा आएगा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करे, वोंग पीछे से टेलीपोर्ट होकर आता है और उसके फेस पर किक मारता है। ली थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, लेकिन जल्दी रिकवर करके वोंग का पैर पकड़ लेता है जब वो अभी हवा में होता है और उसे घुमाकर जमीन पर जोर से पटक देता है। जैसे ही वो फिनिश करने वाला होता है, मूमू एक डैगर ली के तरफ फेंकती है ताकि उसका ध्यान भटका सके। फिर वो एक स्नीक अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ली पहले ही रेडी था, इसलिए आसानी से डॉज कर लेता है। वोंग फिर अटैक करता है जब ली का ध्यान मूमू पर होता है, लेकिन इस बार वो फिर से एंटीसिपेट कर लेता है। लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वोंग अटैक के बीच टेलीपोर्ट करेगा, इसीलिए वो थोड़ा ऑफ गार्ड हो जाता है और वोंग उसके फेस पर स्क्रैच कर देता है। अब ली थोड़ा कॉशियस हो जाता है क्योंकि जब वोंग टेलीपोर्ट करता है उसके अटैक्स को प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ली मान लेता है कि उसने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया था और वोंग से पूछता है कि क्या ये टेलीपोर्टेशन कोई फॉरबिडन टेक्निक है। वोंग जवाब देने से मना करता है। मूमू पूछती है कि क्या उन दोनों के पास ली को हराने का कोई चांस है, लेकिन वोंग कहता है कि उनका बच के भागना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एस्केप करने के लिए उन्हें एक सॉलिड डिस्ट्रैक्शन चाहिए होगा। वोंग क्यूब से कहता है कि उसका डिवाइन बेस्टो स्किल यूज करे ताकि थोड़ी एनर्जी उसके डैगर में ट्रांसफर हो जाए, लेकिन सिस्टम बताता है कि अभी सिर्फ 25% एनर्जी ही डैगर में इम्ब्यूड हो सकती है और इससे डैगर के एक्सप्लोड होने का 60% चांस बढ़ जाएगा। ऊपर से एनर्जी ट्रांसफर होने में थोड़ा वक्त लगेगा और तब तक वोंग के बाकी पावर्स डिसेबल रहेंगे, टेलीपोर्टेशन भी। वोंग फिर भी सिस्टम से कहता है कि एनर्जी ट्रांसफर शुरू करो, लेकिन जब वो सिस्टम से बात कर रहा होता है, ली देख लेता है कि वो स्पेस आउट कर रहा है और तुरंत एक सरप्राइज अटैक करता है। उसके गट में पंच मार देता है इतना जोर से कि वोंग के आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। मूमू वोंग की मदद करने जाती है, लेकिन ली उसे लाइटली लेता है और उसका स्वॉर्ड आसानी से गिरा देता है। वोंग चीखता है, मूमू नीचे हो जाओ, ताकि वो ली को किक मार सके, लेकिन ली उसका पैर पकड़ लेता है और दोबारा जमीन
जमीन पर पटक देता है। मूमू फिर से बचने की कोशिश करती है, लेकिन ली उसके बालों से पकड़ता है और उसके मुंह पर इतना जोर से पंच करता है कि खून निकल जाता है। फिर उसे गटर वाले पानी में फेंक देता है और थोड़ी देर बाद वही करता है वोंग के साथ भी। ली सोचता है कि वोंग टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वही एक मूव था जिससे उसे सरप्राइज मिलता था, लेकिन वोंग की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी डिसेबल्ड है। मूमू वोंग से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वोंग कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन ली को हराना मुश्किल है, तुम बस यहाँ से तुरंत भाग जा। जब तक वोंग ली को रोके रखता है, वो उस पर ग्रेनेड फेंकता है। ली ग्रेनेड को पकड़ लेता है, लेकिन ग्रेनेड तुरंत एक्सप्लोड हो जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से एक स्मोक स्क्रीन बन जाती है, जिसका फायदा उठाकर मूमू और वोंग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ली धुएं से बाहर आ जाता है और मूमू को पकड़ने की कोशिश करता है, इसीलिए वोंग उसे रोकने के लिए वापस लौटता है। दुर्भाग्य से ली आसानी से वोंग को उठाकर जमीन पे फिर से पटक देता है। मूमू वापस आती है और अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ली उसे भी जमीन पे जोर से मार देता है। दोनों ही उसके अटैक्स का सामना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वोंग हार मानने को तैयार नहीं है। वो दोबारा खड़ा होता है और राउंड 2 के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन ली अब थक चुका है। बार बार वोंग को पीट पीट के वो वोंग के पेट में जोर का पंच मार के कहता है, बस कर और नीचे ही पड़ा रह। फिर भी वोंग बार बार अटैक करता है, जो ली को और ज्यादा गुस्सा दिलाता है। अब ली ने डिसाइड कर लिया है कि वो वोंग को ऐसी सजा देगा जो मौत से भी बुरा हो। वोंग को अब सच में टेंशन होने लगती है, इसीलिए वो सिस्टम से पूछता है कि डैगर रेडी होने में और कितना टाइम लगेगा। सिस्टम बताता है 1 मिनट, लेकिन ली जिस तरह वोंग की तरफ बढ़ रहा होता है, वोंग के पास 1 मिनट भी नहीं है। सिस्टम उसे वार्न करता है कि उसके बॉडी में कई बोन्स फ्रैक्चर हैं और सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है, लेकिन ली तो उसके चोटों में और भी चोट जोड़ता जा रहा है। वो हैरान होता है कि वोंग इतनी कोशिश क्यों कर रहा है, जबकि उसे पता है कि वो मरने वाला है। ली पूछता है कौन सा बॉडी पार्ट पहले काटना पसंद करेगा, और फिर उसका गला घोटना शुरू कर देता है। जब ली वोंग के खून को एडमायर करने में बिजी होता है, मूमू चुपके से उसके पीछे से आती है और सीधा उसके सीने में तलवार घुसा देती है। वोंग को यकीन ही नहीं होता कि मूमू वापस आ गई, जबकि उसके पास अकेले भाग जाने का परफेक्ट मौका था, लेकिन मूमू उसकी जिंदगी की कर्जदार थी, तो वो बस अपना एहसान चुका रही थी। वो वोंग के पास जाने लगती है ताकि चेक कर सके कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन तभी सिस्टम वोंग को वार्न करता है कि ली की वाइटल्स अभी भी स्टेबल है, मतलब कि वो अभी भी परफेक्टली फाइन है, चाहे उसके सीने में तलवार घुसी हो। वोंग तुरंत मूमू को वार्न करता है, ली से तुरंत दूर हो जा। वोंग के वार्निंग की वजह से मूमू टाइम पे बच जाती है। जैसे ही ली उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, मूमू फिर से ली पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसके हर अटैक को परफेक्टली पैरी करता है, और जब मूमू हवा में होती है तो ली उस पे एक एनर्जी ब्लास्ट मार देता है। मूमू अब इनकैपेसिटेटेड है, उसका स्नीक अटैक कुछ खास डैमेज नहीं कर पाया, लेकिन ली फिर भी इम्प्रेस होता है कि मूमू उसे चोट पहुंचा पाई। वो उसकी तलवार निकालता है और कहता है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी ही तलवार से मारूंगा। तभी सिस्टम वोंग को इन्फॉर्म करता है कि मर्जर कंप्लीट हो गया है। डैगर में अब +3 एजिलिटी, +1 स्पीड और एक रेयर आइस एट्रीब्यूट आ गया है। वोंग खुश होता है सुन के, क्योंकि अब शायद उसके पास ली को हराने का चांस हो, लेकिन फिर सिस्टम एक और अपडेट देता है, मर्जर एक्चुअली फेल हो गया है, डैगर 30 सेकंड्स में एक्सप्लोड कर जाएगा। वोंग पहले तो पैनिक करने लगता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि वो इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता है, तो वो ली की तरफ दौड़ता है और उसके हाथ के बीच से डैगर घुसा देता है। ऑब्वियसली इससे ज्यादा डैमेज नहीं होता, लेकिन ली इतना गुस्सा हो जाता है कि वो वोंग को एक पंच में कई मीटर दूर टनल के अंदर फेंक देता है। मूमू तुरंत वोंग के पीछे दौड़ती है देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। ली हैरान होता है कि वोंग सच में एक छोटी सी डैगर से उसे हराने के बारे में सोच रहा था। जैसे ही ली डैगर को हाथ से निकालने की कोशिश करता है, डैगर एक्सप्लोड हो जाती है, सारी एनर्जी एक साथ रिलीज होती है और ली पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। मूमू शॉक्ड हो जाती है जो उसने अभी देखा, लेकिन वोंग जानता है कि ये ली को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, तो वो मूमू से कहता है भागना पड़ेगा। मूमू समझ नहीं पाती कि वो क्या कह रहा है, ली तो पूरा फ्रोजन है, लेकिन वोंग जानता है कि ली अब तक अपनी रियल पावर यूज नहीं कर रहा था, और अब जब वो फ्रीज हो गया है तो वो पूरी ताकत से आएगा। अगर वो दोनों अभी ली के हाथ लग गए तो उनका काम खत्म। वोंग मूमू को खींचकर ड्रेनेज आउटलेट की तरफ ले जाता है और कहता है जल्दी करो, ये लास्ट रास्ता है।
मूमू पूछती है, और तुम्हारे पास डाइविंग सूट नहीं है? वोंग कहता है, मेरे लिए टेंशन मत ले। मूमू इनकार करती है उसे छोड़ के जाने से, क्योंकि वोंग ने उसके लिए इतना कुछ किया है, लेकिन अगर वो अभी नहीं गई तो दोनों मर जाएंगे। ली अब बर्फ तोड़ चुका है और सीधा उनकी तरफ दौड़ रहा है। वोंग मूमू को टनल के एज से धक्का देता है और खुद ली का सामना करने के लिए मुड़ जाता है, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी है। उसके पास एक लास्ट ट्रिक अभी भी बाकी है। ली के सामने वोंग अचानक वैनिश हो जाता है। ली को यकीन ही नहीं होता कि उसने अपना फुल ट्रांसफॉर्मेशन वेस्ट कर दिया और ये लोग फिर भी बच निकले। ली गुस्से में कहता है, अगर दोबारा इन दोनों को देखा तो मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन फिलहाल तो ये काफी देर तक नहीं होने वाला, क्योंकि मूमू अब ओशन के बाहर निकल चुकी है और वोंग उसके ऑक्सीजन टैंक पे राइड कर रहा है अपने क्यूब फॉर्म में। कुछ दिनों बाद वोंग अपनी चोटों से रिकवर कर लेता है, लेकिन जो कुछ भी फैसिलिटी में हुआ वो अब भी उसे एक सपना लगता है। उसने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किए थे, और उसे महसूस होता है कि ये नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ है। और सबसे बुरा, उसने लुओ या शीकू को ढूंढने का गोल अभी भी कंप्लीट नहीं किया है। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ घूमता ही रहा है बिना किसी प्रोग्रेस के। एक दिन मूमू उससे ढूंढ लेती है और उसे खींच के एक मीटिंग रूम में ले जाती है। वहाँ वो वैंग को एक सुपर ह्यूमन आईडी ऑफर करती है और एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का चांस देती है। वोंग को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। मूमू उससे कहती है कि अगर उसके कोई सवाल है तो वो जवाब देगी। वोंग का पहला सवाल होता है, ये जगह क्या है? मूमू एक बटन दबाती है, कर्टन्स खुलते हैं और वो बताती है ये एक ATC, एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है जहां सुपर ह्यूमंस को ट्रेन किया जाता है वर्ल्ड सुपर ह्यूमन टूर्नामेंट के लिए। और मूमू ने वोंग को अपनी टीम का मेंबर चुन लिया है, लेकिन वोंग तुरंत मना कर देता है। मूमू को यकीन ही नहीं होता कि उसने इतनी जल्दी मना कर दिया बिना टूर्नामेंट के बारे में जाने। वोंग कहता है कि उसने ऑलरेडी काफी सुपर ह्यूमंस देख लिए हैं और उसके लिए ये मजेदार नहीं होने वाला। उसके पास एक इम्पोर्टेंट मिशन है, शीकू को ढूंढना। मूमू ऑलरेडी जानती है कि वोंग शीकू और याओ को ढूंढ रहा है। तभी मूमू उसे एक फ्री इंटेल ऑफर करती है। वो कहती है कि शीकू 43rd सुपर ह्यूमन टूर्नामेंट का MVP है। वोंग पूछता है कि क्या उसे पता है कि शीकू अब कहाँ है, लेकिन मूमू कहती है कि शीकू बहुत पावरफुल और एल्यूसिव है, तो बिना क्लू के उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर वोंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है तो शायद उसे शीकू के बारे में कुछ क्लूज मिल सकते हैं। ये सुन के वोंग एग्री कर लेता है, लेकिन एक कंडीशन पे कि मूमू अपनी पूरी कोशिश करेगी शीकू को ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए। मूमू खुशी से मान जाती है, क्योंकि अब उसके पास टूर्नामेंट के लिए पूरी टीम है।